बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि बीए के जब आप 5वें सेमेस्टर में होते हैं, पंचम सेमेस्टर में होते हैं, हिंदी में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है। पहला पेपर आपका होता है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, और दूसरा पेपर आपका क्या होता है, दूसरे पेपर का आपके नाम है भैया क्या, दूसरे पेपर के आपके नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। तो ये 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो पेपर नंबर 1 का महासंग्राम रिवीजन क्लास आज की वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे और बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। आप चाहे ऑब्जेक्टिव परीक्षा दें, चाहे लिखित परीक्षा दें, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये। तो ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना की। आइए हम चर्चा करते हैं। अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मात्र इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका सारा काम हो जाना है। और एक बात और, महासंग्राम वीडियो के अलावा आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, और वो है मॉडल पेपर हमारे द्वारा बताया गया। तो आप मॉडल पेपर को भी देख लीजिएगा और महासंग्राम वीडियो को देख लीजिएगा। तो आपकी ये कम समय में विधिवत तैयारी के लिए बनाया गया है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से लगातार आपको चीज़ें आती मिलती रहेंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट करें। बताएं, बढ़िया प्रश्न है। काव्य हेतु मैं पढ़ा भी चुका हूँ विस्तार से। तो काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र होता है, स्पष्ट करें, इस कथन की आपको पुष्टि देनी है। तो देखें, काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष होता है। काव्य हेतु 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला शब्द है आपका काव्य और दूसरा होता है हेतु, जिसमें काव्य का अर्थ होता है कविता और हेतु का मतलब होता है कारण। यानी कविता करने का जो कारण होता है, जो रीजन होता है, जिन कारणों को ध्यान में रख करके कविताएं करी जाती हैं, या लेखक जिन कारणों से एक प्रकार से प्रभावित होकर के कविताओं का सृजन करता है, लिखता है, तो इसीलिए काव्य हेतु का अर्थ होगा काव्य की उत्पत्ति का एक कारण, या काव्य की उत्पत्ति जिसलिए मतलब कि किन कारणों से की गई, तो उन्हीं कारणों को काव्य हेतु कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता, यानी काव्य लिखने की क्षमता या सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाला जो कारक होता है या जो कारण होता है, वो काव्य हेतु कहा जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए, ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन यानी काव्य करने की जो प्रेरणा होती है, मोटिवेशन, उसमें देने में सक्षम होते हैं, या काव्य को लिखने के लिए उसको शक्ति प्रदान करते हैं। इन्हें ही साहित्य का प्रेरणा स्रोत यानी मोटिवेशनल एक स्रोत कहा जाता है। क्लियर। अन्य शब्दों में कहें तो काव्य जो होता है उसका मतलब होता है कार्य, और हेतु का मतलब होता है कारण। यानी जिस प्रकार जीवन की मूल्य प्रेरणाओं यानी कि जो मूल जो आपके मोटिवेशंस होते हैं उनके विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार चला आ रहा होता है, उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी आवश्यक होती है। यद्यपि इस विषय में एकमत होने की संभावना नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर होता है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर बोलें तो काव्य हेतु जो होता है, काव्य लिखने की जो प्रेरणा, या एक प्रकार से काव्य काव्य लिखने के का जो कारण होता है, किन कारणों से काव्य का सृजन किया गया, वही काव्य हेतु होते हैं। क्लियर। बाबू गुलाब राय बड़ी अच्छी परिभाषा देते हैं काव्य मतलब कि काव्य हेतु को, काव्य हेतुओं की। कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। तो ये बढ़िया परिभाषा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो काव्य हेतु से पूछेगा तो आप आसानी से लिख पाएंगे कि काव्य हेतु वास्तव में होती क्या चीज़ है, आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए मैं थोड़ा तीव्र गति से बढ़ूंगा। आपको सारे सिलेबस को आज की वीडियो के माध्यम से, एक ही वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, अलंकार की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहा जाता है, सबसे पहली बात। दूसरे शब्दों में अगर इसी को कहें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार सजावट की जो वस्तुएं होती हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। साहित्य शास्त्र में अलंकार शब्द का प्रयोग काव्य सौंदर्य के लिए किया जाता है। काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य की चकाचौंध को बनाए रखने के लिए अलंकारों का प्रयोग जो है बेसिकली लोग किया करते हैं, या एक प्रकार से सर्वमान्य नियम है कि भाई अलंकार, रस और छंद, ये 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं किसी काव्य को काव्य होने में। अलंकार शब्द जो है अलम और कार, इन 2 शब्दों के योग से बना हुआ है, और जिसका मतलब होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। विभूषित मतलब जो आपको और अच्छा दिखाए। जैसे आपने देख कविता वनिता मित्र, स्त्रियां और जो कविता होती है बिना अलंकारों के आप जान लीजिए कि ये अच्छी नहीं लगती हैं। तो जिस प्रकार से एक स्त्री
गहनों के अच्छी नहीं, बिना गहनों के अच्छी नहीं लगती है, और जब वो स्त्री गहने पहन लेती है तो बहुत अच्छी लगती है, मनमोहक लगती है। ठीक इसी प्रकार से जब काव्य जो होता है उसमें अलंकारों का प्रयोग होता है तो काव्य और अच्छा खिला-खिला प्रतीत होता है। ऐसे तमाम प्रकार के अलंकारों का प्रयोग आपने देखा होगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या समर्थक आचार्य रहे आचार्य भामा, जयदेव, आचार्य केशवदास, इन सभी लोगों ने। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, यानी जो शब्दों में एक प्रकार से चकाचौंध मचा देते हैं। एक होता है आपका अर्थालंकार, जो अर्थों में एक प्रकार से अच्छा दिखाते हैं या अर्थ को अच्छा बनाते हैं। उभयालंकार होता है, शब्द और अर्थ दोनों के बारे में होते हैं। तो इसी तरीके से आपने कई अलंकारों के बारे में सुना होगा। शब्दालंकारों में जैसे अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष है, वक्रोक्ति अलंकार हो गया, तो ये सब शब्दालंकार हैं। बाकी अर्थालंकारों में आप देखते हैं तमाम प्रकार के अलंकार हैं अर्थालंकारों में, ठीक है? तो जैसे और जो आपके बच रहे हैं वो सब अर्थालंकार में आ जाते हैं। जैसे आप देखते हैं, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, ठीक है? या संदेह अलंकार हो गया, कि भाई संदेह अलंकार, और इसके अलावा आप देखते हैं वो क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको अंग्रेजी में हाइपरबोल बोलते हैं। अतिशयोक्ति एक होता है। तो तमाम प्रकार के, यानी अलंकरोति इति अलंकाराः, कुल मिलाकर के ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो विभूषित करने वाला ही अलंकार होता है। इसकी उत्पत्ति 2 प्रकार से की जाती है अलंकार की। पहली उत्पत्ति अलंकार की जो मानी जाती है उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी पर चढ़ते हैं। देखें, पहला बहुत ही बारीकी के समझेंगे, बारीकी के साथ समझेंगे, चूंकि अलंकार को लेकर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। पहला आपका पॉइंट है अलंकरोति इति अलंकाराः या अलंकरोतीति अलंकाराः, ठीक है? तो यानी कि जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। जो अच्छा दिखावे, जो एक प्रकार से परिसज्जा के रूप में प्रयोग किया जाए, तो वही होता है आपका, यानी फिनिशेस, यानी कि एक प्रकार से फिनिशिंग हो जाती है। जैसे आप देखते हैं स्त्रियां जब आभूषण पहनती हैं, मेकअप करती हैं, तो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इसी प्रकार से मेकअप का काम करता है एक प्रकार से अलंकार, बोले तो आज की भाषा में मेकअप की भांति हो गया है अलंकार, ठीक है? ये बात ध्यान, जैसे तरिन तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए, या इसी प्रकार से यमक अलंकार की तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सजा सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान, ठीक है? इसी प्रकार से और भी तमाम प्रकार की चीज़ें अलंकार में ऐसे आप देखते हैं। श्लेष अलंकार में पानी, मतलब कि आप देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप देखें, हमारे पानी शब्द की 3 बार उत्पत्ति, मतलब 3 बार प्रयोग किया गया, तीनों का अलग अलग अर्थ है, ठीक है? यमक अलंकार में कनक कनकते 100 गुनी मादकता, 2 बार कनक है वहां पर, तो पढ़ने में अच्छा लग रहा है। तरन तनुजा तत्तमाल तरोवर बहुछाया, अनुप्रास अलंकार, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति कई बार हो रही है। क्लियर, समझ रहे हैं ना? नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है, कि मतलब नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये आप देखते हैं संदेह भ्रम भ्रांतिमान अलंकार, ऐसा सांप मतलब लाठी समझ करके सांप को पकड़ लेना, तो ये सब अलंकार होते हैं। अति अतिशयोक्ति में आप चले जाइए कि यक्का मारे दुई गए जावे, तीसरा खूब खाए मर जाए, धय दे डोला समर खेत में जे जीते ते ले उठाए, हाथ पटक दे भुइमा जो तो 9 मन माटी लिए उठाए। मतलब अति अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा करके खूब बातें बताना, तो यही सब होता है। उत्प्रेक्षा में मनु मानो जन जानो, ये चीज़ें होती हैं, इससे आप पता लगा सकते हैं। मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है? तो ये सब मतलब जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं, तो समझें। तो पहला अनुप्रास जो उत्पत्ति हुई अनुप्रास की, मतलब अलंकार की, वो हुई है अलंकरोति इति अलंकाराः, यानी अलंकृत या सुशोभित जो हमको करता है या काव्य को करता है उसी को अलंकार कहते हैं। दूसरा जो इसका अलंकार की उत्पत्ति मानी जाती है वो ये है अलंक्रियते अन्येन अन्येन अलंकाराः, ठीक है? अन्यन्येत अलंकाराः, यानी कि जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित हो, अच्छा दिखे, उसे अलंकार कहते हैं। क्लियर? तो जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति का शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण बढ़ जाता है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसके सौंदर्य में बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है भैया। तो ये बहुत ही अ, अच्छी बात है कि अलंकारों का प्रयोग अगर काव्य में होता है तो उसका क्या हो जाता है, अलंकारों के प्रयोग से काव्य में चकाचौंध लग जाती है। जैसे कि दिवाली के महीने में आप अपने घरों पर जब लाइटें लगाते हैं तो चमक जाता है, ठीक है? आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य रहे हैं। 6 संप्रदाय थे, मैंने संप्रदायों के बारे में आपको बताया भी था। जैसे कि पहला संप्रदाय है आपका जो है कौन सा संप्रदाय है भैया? आप देखते हैं जैसे कि भरत मुनि जो है वो रस संप्रदाय से रिलेटेड है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य भरत मुनि, नाट्य शास्त्र को लिखते हैं। इसके बाद में आते हैं रीति संप्रदाय के, मतलब आचार्य भामा आते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तन करते हैं। रीति आते हैं वामन संप्रदाय, मतलब कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन। इसके अलावा आप देखते हैं
और भी लोग हैं, जैसे कि आप देखते हैं आनंदवर्धन है, ये ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपके और भी हैं, क्षेमेंद्र हैं, ठीक है, वक्रोक्ति, ऐसे और भी आपका मतलब एक बच रहा है। तो ये सब आपके 6 हैं, तो इनके बारे में मैंने आपको कई बार समझाया भी है। तो ये सब मतलब कि ये सब क्या हैं? ये सब आपके क्या है भैया? ये सब हैं खास करके ये मतलब कि अलंकार, रीति और इन सभी को एक प्रकार से और इसी को मतलब आधार मान करके वो काव्य की आत्मा मानते हैं। जैसे आचार्य भामा अलंकार को काव्य की आत्मा मानते हैं, ठीक है। बामन जो है रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग विद्वान हैं, अपने अपने हिसाब से कहते हैं। तो आचार्य भामा जो है ये कहते हैं वक्र अभिधेय शब्दोक्तिरिष्ठ वाचाल वाचा अमलंकृति ही, यानी कि शब्द और अर्थ की वक्रतापूर्ण उक्ति जो होती है उसी को अलंकार कहते हैं। यानी शब्द और अर्थ की जो वक्रतापूर्ण युक्ति, यानी कि एक प्रकार से उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा करके चीज़ें, उसको सुशोभित करने वाली चीज़ें, वही उक्ति अलंकार कहलाती है। रुद्रट महोदय बड़े अच्छे विद्वान हैं संस्कृत के, उन्होंने कहा अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकाराः, यानी कहा उन्होंने अभिधान प्रकार विशेष एवं चालंकाराः, मतलब कथन की विशेष पद्धतियाँ जो होती हैं वो वही अलंकार होती हैं। आप सीधे सपाट तरीके से भी किसी बात को कह सकते हैं, और आप मेरे भाई आप उसको बढ़ा चढ़ा करके एक विशेष पद्धति का प्रयोग करके विशेष नियमों के में बांध करके आप उसको लिख देते हैं, तो वो एक प्रकार से क्या होता है, तो वो अलंकार होता है। और काव्य में या जो अलंकारों का प्रयोग होता है, ऐसे मान लीजिए कि दाल आप सूखे खा रहे हैं और दाल में अगर घी डाल दियो तो मज़ा आ जाता है। वैसे जब काव्य लिखत रहे लोग, तो जब अलंकार का प्रयोग करते रहे, तो जो पाठक लोग होते रहे, जो पढ़ते थे, उनको बड़ा मज़ा आता था। तो इसीलिए इन चीज़ों का प्रयोग किया गया। तो ये थे भैया अलंकार। तीसरा प्रश्न आप देखो, तीसरा प्रश्न अलंकार क्या कितने भेद होते हैं, कई प्रकार के अलंकार होते हैं, प्रश्न ही पूछा गया। तो अलंकार भैया कई प्रकार के होते हैं? अलंकार होते हैं 3 प्रकार के। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? एक होते शब्दालंकार, एक होते अर्थालंकार और एक होते उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या, उभयालंकार क्या है? शब्द अलंकार यानी कि जिन तत्वों से शब्दों की शोभा बढ़ती है, यानी कि शब्दों में जब चीज़ें, जैसे कि आप देखते हैं अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है, यमक हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति। देखें किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम लिखें, ऐसे भी पूछ सकता है। चौथा प्रश्न, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, ये सब अलंकार हैं अर्थालंकार, ठीक, क्लियर। मतलब शब्दालंकार हैं, क्लियर। और अर्थालंकार में जिसमें अर्थ में एक प्रकार से क्या होता है, अर्थ से क्या होता है, काव्य की शोभा बढ़ती है, तो अर्थालंकार। और दोनों से बढ़ती जिसमें उभयालंकार हो जाता है। तो ये है कुछ अलंकारों के बारे में चीज़ें अभी मैं चर्चा करूंगा। तो किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति के नाम आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। 5वां प्रश्न है, अच्छा दूसरा अलंकार जो होता है अर्थालंकार, उसमें आप देख सकते हो अर्थालंकार में जैसे कि अर्थ के माध्यम से जब कोई चीज़ उत्पन्न होती है, मतलब उसमें काव्य की शोभा, जैसे कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, या कोई और भी अलंकार आप मान सकते, संदेह अलंकार हो गया, ठीक है। देखें 5वां प्रश्न, यमक अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो यमक अलंकार में देखें, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर 3 उर्वशी हैं और तीनों उर्वशी के अपने अपने अलग अलग अर्थ हैं, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून, ये श्लेष अलंकार का है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग वा खाए बौराय, कनक कनक सोना होता है। यमक अलंकार का उदाहरण है कि भाई एक कनक माने सोना, एक कनक माने धतूरा। धतूरा को अगर आप खा लोगे तो बौरा जाओगे, और सोने को पा जाओगे तो बौरा जाओगे भैया। आगे देखिए 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अलंकार संप्रदाय के समर्थक कौन थे, बताएं। तो अलंकार संप्रदाय के समर्थक और सबसे पहले जो आचार्य आते हैं अलंकार संप्रदाय के बारे में लिखते हैं, काव्य अलंकार पुस्तक लिखते हैं आचार्य भामा, बड़े फेमस व्यक्ति हैं। इसके अलावा जयदेव, आचार्य केशवदास, ठीक है, ये सब हैं जो है। और इसके अलावा आप देखिएगा, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चंस हो गया। 3 भेद होते हैं अलंकारों के, अभया मतलब कि अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार। किन्हीं 2 शब्दालंकारों के नाम, तो वही अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। यमक अलंकार का उदाहरण फिर वही हो गया। अब देखें थोड़ा सा रिपीटेड हो गया था, 10वां प्रश्न से देखें, यहाँ से सही है। 10वां प्रश्न है, वक्रोक्ति के कितने भेद होते हैं, बताएं। वक्रोक्ति एक अलंकार होता है, इसके कितने भेद होते हैं आपसे पूछा गया, फटाफट से आप बताएंगे। तो वक्रोक्ति अलंकार की बात, अच्छा वक्रोक्ति एक आपको बता दूं अलंकार भी है वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति को एक प्रकार से आचार्य की अगर मैं बात करूं तो आचार्य कुंतक जो है वक्रोक्ति संप्रदाय भी एक है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य है कुंतक। मैंने 6 बताया था तो 5 ही बताया था आपको, तो उसमें एक वक्रोक्ति था, मुझे ध्यान नहीं रहता उस समय। देखिए पहला है आपका रस संप्रदाय,
ठीक है। दूसरा आपका है कौन सा संप्रदाय भैया, दूसरा है आपका अलग मतलब अलंकार संप्रदाय, ठीक है, अलंकार संप्रदाय हो गया। तीसरा आपका हो गया रीति संप्रदाय, ठीक है। इसके अलावा चौथा आपका हो गया मान लेते हैं कि ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय। पांचवा आपका हो गया कौन सा जो है कौन सा संप्रदाय हो गया, छेमेंद्र वाला कौन सा है, ठीक है। तो वक्रोक्ति हो गया आपका कुंतक का, तो एक हो गया आपका छठवा हो गया वक्रोक्ति कुंतक वाला। अब पांचवा एक और आपका बच रहा है जो मुझे मैंने बताया था आपको छेमेंद्र का, छेमेंद्र का कौन सा होगा, ध्यान मुझे नहीं आ रहा है अभी, मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, तो ध्यान रखेंगे वही है आपका, ठीक है। आचार्य छेमेंद्र ने उसका प्रणयन किया था, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते अभी आएगा चीजें तो उसमें मैं फिर बता दूंगा, क्लियर। तो वक्रोक्ति संप्रदाय की अगर बात की है तो 6 भेद होते हैं वक्रोक्ति के। पहला भेद है वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा है पद परार्ध वक्रता, चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता, छठा है प्रबंध वक्रता। तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि भाई ये वक्रोक्ति की कितने भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं। पहला वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद पूर्वार्ध वक्रता, तीसरा पद परार्ध वक्रता, चौथा वाक्य वक्रता, पांचवा प्रकरण वक्रता और छठवा प्रबंध वक्रता। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है टी.एस. इलियट का जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है उसको परिभाषित करें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इलियट के अनुसार निर्वैयक्तिकता मतलब जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत है वो खास करके व्यक्तिकता के विरोध में आया, और इलियट के अनुसार व्यक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है और निर्वैयक्तिकता से एकता का जन्म होता है। ये बात कौन कहते हैं, इलियट कहते हैं। और अतः उस पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वैयक्तिकता आवश्यक है। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य रचनाकार को माध्यम मानते थे कि भाई प्राचीन जो चीज़ें हैं और वर्तमान के जो लोग हैं इनमें अगर सामंजस्य बैठाना है, प्राचीन परंपराओं को वर्तमान में लाना है, तो उसके लिए निर्वैयक्तिकता जरूरी होती है। अतः उनका तर्क था टी.एस. इलियट का, और उन्होंने अपने तर्क के माध्यम से उन्होंने कहा मतलब कि कभी व्यक्तिगत भावों को अभिव्यक्त करे तो कला नहीं है, अगर कभी अपने व्यक्तिगत भावों को लिखता है तो एक कला नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष उन्होंने कहा कि व्यक्तिगता सिर्फ पलायन करता है, मतलब पलायन कला है कि भाई अपनी बातों को आप कह दें तो एक प्रकार से पलायन कला हो जाएगी, केवल आपकी विचार ही फैलेंगे। लेकिन सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष वर्तमान और अतीत का अनुभव होता है और व्यक्तिगता रह ही नहीं जाती। तो इस तरीके से व्यक्तिगता जो व्यक्तिकवाद, घोर व्यक्तिगतावाद के विरोध में निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत दिया टी.एस. इलियट ने, और इन्होंने परंपरा को इम्पोर्टेंट माना, परंपरा के साथ आगे बढ़े, परंपरा को आधार बना करके इन्होंने काव्य लिखा और जो है परंपरा प्राचीनता को वर्तमान के लोगों से जोड़ने का काम बताया कि एक कवि का होता है, एक लेखक का होता है, वही काम इन्होंने किया। तो यही है निर्वैयक्तिकता आपकी। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है ध्वनि के कितने प्रकार होते हैं, नामोल्लेख करें। तो ध्वनि संप्रदाय, ये आनंदवर्धन इसके प्रणेता आचार्य हैं, ठीक है। औचित्य मैं भूल गया था, औचित्य संप्रदाय आपका 5वां जो संप्रदाय था, औचित्य संप्रदाय। औचित्य देखिए, पहला हो गया आपका रस, दूसरा कौन सा हो गया, पहला हो गया रस, दूसरा हो गया अलंकार, तीसरा हो गया रीति, चौथा हो गया आपका ध्वनि संप्रदाय, पांचवा हो गया वक्रोक्ति और छठवा कौन सा हो गया, छठा हो गया आपका औचित्य। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं छेमेंद्र, ठीक है। वक्रोक्ति के प्रणेता आचार्य हैं कौन, कुंतक। और इसके अलावा आनंदवर्धन है ध्वनि संप्रदाय के, रीति संप्रदाय के हैं आचार्य वामन, अलंकार संप्रदाय के हैं आचार्य भामा, और आपके रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं भरत मुनि, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब 6, ठीक है। 12वां प्रश्न, ध्वनि के कितने भेद होते हैं, बताएं कितने प्रकार होते हैं, नामोल्लेख करें। तो स्थूल रूप से ध्वनि के 2 प्रकार होती हैं, 2 ध्वनियाँ होती हैं, एक होती है अभिधा मूला ध्वनि और एक होती है लक्षणा मूला ध्वनि, ठीक है। तो अभिधा मूला ध्वनि और लक्षणा मूला ध्वनि, ये ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। 13वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत कौन से हैं। तो अरस्तु के काव्य संबंधी 2 ही सिद्धांत हैं, वो है पहला तो है अनुकरण का सिद्धांत और दूसरा है विरेचन का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 14वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आई.ए. रिचर्ड्स की 3 ग्रंथों के नाम लिखें। आई.ए. रिचर्ड्स महोदय ये बड़े विद्वान आदमी थे, बताएं इनके 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो इनके पहले ग्रंथ की अगर बात की जाए, इनका पहला ग्रंथ है द फाउंडेशंस ऑफ एस्बेस्टिक्स, ये सन 1922 में प्रकाशित हुआ। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में प्रकाशन हुआ इसका। और द पीपुल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसका प्रकाशन हुआ 1924 ईस्वी में। ये आई.ए. रिचर्ड्स के एक प्रकार से 3 पुस्तकें हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं रिचर्ड्स। इनका पूरा नाम है आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं उन चीज़ों को जानने का
प्रयास करते हैं। इन्होंने मूल सिद्धांत दिया। क्लियर। आगे देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, आइए रिचर्ड्स ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? आइए रिचर्ड्स ने मूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न है। अभी बड़े बड़े प्रश्न भी आपको मिलेंगे, परेशान ना हो। अगला प्रश्न है, रिचर्ड्स ने मन को क्या कहा है? रिचर्ड्स ने मन को आवेगों का तंत्र कहा। तो आवेगों का तंत्र मन को किसने कहा? रिचर्ड्स ने कहा। अगला प्रश्न 17 नंबर, आई.ए. रिचर्ड्स ने काव्य के कितने भेद माने हैं? तो आई.ए. रिचर्ड्स ने काव्य के 2 भेद माने। कौन कौन से? एक भेद होता है अपवर्ती कविता और दूसरा है अंतर्वेशी कविता। तो ये 2 कविताओं के भेद उन्होंने माने हैं आई.ए. रिचर्ड्स ने। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रिचर्ड्स ने भाषा के कितने प्रयोग बताए हैं? तो रिचर्ड्स ने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है या पहला प्रयोग है वैज्ञानिक प्रयोग, दूसरा है रागात्मक प्रयोग। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो रिचर्ड्स ने भाषा के कितने प्रयोग बताए हैं भैया? रिचर्ड्स ने भाषा के 2 प्रकार बताए हैं, पहला है वैज्ञानिक प्रयोग और दूसरा है रागात्मक प्रयोग। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए तो इन सभी पॉइंट को छोटे छोटे प्रश्नों को मिला करके एक बड़ा प्रश्न बन सकता है। तो छोटे छोटे प्रश्नों को इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपके फैक्ट का जो है विकास हो, आपके अंदर तथ्यों का विकास हो। आप तथ्यों को जानेंगे तो आप अगर बना करके भी लिखेंगे और बीच बीच में तथ्यों का इंक्लूड कर देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, आई.ए. रिचर्ड्स के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताएं। आपकी परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न आने वाले हैं, रट डालिएगा। कल की परीक्षा में यही सब प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। आई.ए. रिचर्ड्स का प्रमुख ग्रंथ बताएं। फिलोसॉफी ऑफ द रिटोरिक, फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक ये आई.ए. रिचर्ड्स का प्रमुख ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 20वां नंबर प्रश्न है, आई.ए. रिचर्ड्स का पूरा नाम? आइवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स इनका पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला प्रश्न 21 नंबर, टी.एस. इलियट का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, टी.एस. इलियट जी का। इसके बाद में टी.एस. इलियट का पूरा नाम क्या है? टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टीअर्न्स इलियट। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन क्या है? तो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये अभी केवल छोटे छोटे प्रश्नों को मैं कर रहा हूँ, अभी मैं बड़े बड़े प्रश्नों को भी चर्चा करूंगा। ठीक है, बारीकी के साथ हम लोग अभी चर्चा करेंगे बड़े बड़े प्रश्नों पर, तो परेशान ना हो उसके लिए। बस आप लोग दबा करके वीडियो को लाइक करें ताकि मोटिवेशनल लेवल हमारा बढ़ा ही रहे, कम ना होने पाए। आप लोगों का अगर साथ मिलता रहेगा तो मैं इसी प्रकार से तीव्रता के साथ और एकदम से भाव आवेग में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मज़ा आ जाएगा एकदम से पढ़ करके आपको, और सारा रिवीजन हो जाएगा। आप सोचें कि एक ही जगह पर आप बहुत ही चीज़ों को एक साथ ही समझ पा रहे हैं। इलियट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया भैया? तो टी.एस. इलियट का सिद्धांत निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, बड़ा फेमस सिद्धांत है, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, कॉलिंस की पुस्तक का क्या नाम है? कॉलिंस की पुस्तक का नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये पुस्तक है किसकी? कॉलिंस की, ध्यान रखेंगे इस बात को। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ड्सवर्थ के काव्यशास्त्र संबंधी पुस्तक का नाम बताएं। तो लिरिकल बैलेड्स इनकी पुस्तक का नाम है, वर्ड्सवर्थ की काव्यशास्त्र से रिलेटेड पुस्तक का, ध्यान रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम बताएं। स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वानों के नाम हैं कॉलिंस, सेली और कीट्स। ये स्वच्छंदतावादी पाश्चात्य विद्वान हैं, कॉलिंस, सेली और जॉन कीट्स। तो ये ध्यान रखेंगे इन तीनों के नाम। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचकों के नाम बताएं। देखिए डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव ये 2 मार्क्सवादी आलोचक हैं और हिंदी के आलोचक हैं, बड़े ज़बरदस्त आलोचक रहे हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन इनकी विचारधारा मार्क्सवादी जो है विचारधारा से रिलेटेड रही है। तो केवल एक ही विचार में बंद करके अगर आप किसी भी रचना का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो फिर वो जाहिर सी बात है वो अच्छी आलोचना नहीं कही जा सकती। लेकिन फिर भी चूंकि आलोचना इन्होंने करी है, मार्क्सवादी आलोचक जरूर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें फैक्ट बातें बताते हैं और अधिकतर चीज़ों पर अच्छी राय देते हैं अपनी। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ या हिंदी के जैसे अन्य कवि हैं, अगर किसी एक विचारधारा को आप फॉलो करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप किसी का क्रिटिसिज्म या किसी रचना के बारे में आप या किसी का जो है रिव्यू या कोई भी चीज़ देते हैं, आपकी पहले से पूर्वाग्रह है, तो फिर आप अच्छे तरीके से उसको नहीं दे पाएंगे, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर संरचनावाद का जन्म कहाँ पर हुआ? तो उत्तर संरचनावाद का जन्म जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ। क्लियर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 29 नंबर प्रश्न है। देखिए प्रश्न है, औचित्य के प्रमुख भेद कितने होते हैं? नाम उल्लेख करें। औचित्य सिद्धांत मैंने आपको बताया था, क्षेमेंद्र जो है इसके प्रणेता आचार्य हैं। तो क्षेमेंद्र ने औचित्य के कई भेद बताए हैं, जैसे कि पहला भेद है पद, दूसरा है वाक्य, तीसरा है प्रबंध, चौथा गुण, फिर इसके अलावा अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत,
तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीष, इन सभी के औचित्य संयोजन के रूप और वर्तमान संदर्भ में उपयुक्त में से अनेक भेद अप्रासंगिक हो गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे भेद जो हैं ये औचित्य के ही भेद होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से अगर कुछ भी आपको याद रहेगा औचित्य के भेद मतलब औचित्य के भेद में से 10-12 भी याद है तो आप लिख दीजिएगा, तो आप बढ़िया नंबर पाओगे। अगला प्रश्न, दो मनोविश्लेषणवादी चिंतकों के नाम लिखें। तो पहले तो है भैया सिगमंड फ्रायड और दूसरे हैं जो है युंग। तो युंग और सिगमंड फ्रायड जो है ये मनोविश्लेषणवादी चिंतक हैं। हिंदी में अगर बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वासे, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये सब रहे हैं मनोविश्लेषणवादी विचारक। और सिगमंड फ्रायड का जो एक प्रकार से सिद्धांत है उसी को फॉलो करते सिगमंड फ्रायड का जो एक प्रकार से विचार है खास करके मनोविश्लेषणवाद का, उसी से प्रभावित है हिंदी साहित्य का जो प्रयोगवाद है वो। 31 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, काव्य के हेतु पर प्रकाश डालिए। तो काव्य हेतु जानते हैं क्या होती है? सफल काव्य रचना हेतु प्रतिभा एक महत्वपूर्ण प्रेरक या एक प्रकार से अनिवार्य प्रेरक तत्व होती है, और इसी प्रेरक तत्व के को कारण या हेतु कहा जाता है। तो प्रतिभा एक कारक होती है, और एक प्रकार से काव्य करने का जो कारण या काव्य लिखने का क्या कारण होता है, उसी कारण को काव्य हेतु कहते हैं। यानी जिन कारणों से काव्य का सृजन होता है, काव्य को लिखा जाता है, उसी को काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य शास्त्रियों ने प्रतिभा के अतिरिक्त कतिपय अन्य भेद भी बताए हैं काव्य हेतुओं के। जैसे दंडी ने कहा कुछ नैसर्गिक प्रतिभा होती है, वो कुछ निर्मल शास्त्र ज्ञान होता है, कुछ अमंद अभ्यास होता है कि भैया अगर आप अभ्यास ज्ञान प्रतिभा आपके पास तीनों है तो आप काव्य अच्छा लिखेंगे। तो काव्य के ये सब काव्य हेतु आपके हो जाते हैं। इसके अलावा रुद्रट और कुंटक जो है काव्य हेतुओं की संख्या 3 बताते हैं, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इन 3 के द्वारा काव्य को लिखा जाता है। ये 3 चीज़ें प्रेशर करती हैं। आचार्य बामन कहते हैं लोक व्यवहार का ज्ञान अगर आपका होगा तभी आप कविता कर पाएंगे, आपके पास विद्या होगी तो आप कर पाएंगे, आप प्रकीर्ण होगे किसी भी मतलब क्षेत्र में तो आप काव्य का सृजन कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये सब अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से काव्य के हेतुओं पर चर्चा करी। क्लियर? तो एक तो अभ्यास हो गया, और एक आपका एक प्रकार से प्रतिभा हो गई, ठीक है, और एक आपका आपका जो काव्य शास्त्रीय ज्ञान है वो हो गया। तो ये सब मिलकर के मतलब कि एक प्रकार से इन सभी के होने से ही आप काव्य को लिख पाते हैं, ठीक है। प्रतिभा का होना परम आवश्यक होता है, और उसके बाद में ज्ञान का होना। क्लियर? आगे देखिएगा। और अभ्यास तो भाई आप करेंगे तभी काव्य आपका अच्छा होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है उसी में सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तर के बारे में बताया है। सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 स्तर बताए हैं, जो चेतन मन, दूसरा है अचेतन मन, और तीसरा है अर्धचेतन मन। यानी एक होता है चेतन मन जिसमें आप जागृत रहते हैं। अभी मैं तीनों मनों के बारे में आपको समझा रहा हूँ। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन की अगर बात करें तो चेतन मन का संबंध वर्तमान से होता है, यानी कि जब वृत्त्यात्मक ऊर्जा का स्तर प्रबल होता है तो उत्तेजित मन अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। चेतनावस्था या चेतन मन का तात्पर्य होता है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं चेतन मन है इस समय हमारा, तब मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि हमारा चित्त जो है वो ठीक ठाक है इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी कि वर्तमान में जो आपका मन चल रहा है वही चेतन मन होता है। अचेतन मन क्या होता है? अचेतन मन उसे कहते हैं जहाँ अहम या अति अहम के कारण वृत्त्यात्मक ऊर्जा आपकी समाप्त हो जाती है, तब भावनाएं कुंठित होकर के इस स्तर में एकत्रित हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं अचेतन मन। यानी कि आप जो है एकदम से जब सो रहे होते हैं ऐसे जगहों पर, मतलब सो रहे होते हैं उस समय आप अचेतन अवस्था में चले जाते हैं, अचेतन मन होता है वो। अर्धचेतन मन या चेतन का ही एक रूप होता है, इसमें व्यक्ति की अधिकांश भावनाएं और मनोविकार दबे रहते हैं, और एक ऐसा मन होता है ये जिसमें चीज़ें याद करने से नहीं याद आती हैं, परंतु जब मन पर जोर दिया जाता है तो कोई भी चीज़ याद आ सकती है। तो ये होता है अर्धचेतन मन, यानी कि आपको कुछ भूलेगा नहीं, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। आप सो रहे हैं तब तक एक प्रकार से आप देखते हैं आप अचेतन अवस्था में होते हैं, ठीक है, और जब आप जग रहे होते हैं चेतन अवस्था में होते हैं, और जग रहे होते हैं उसी में आप बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं और उसको याद करते याद नहीं होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका अर्धचेतन अवस्था, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती हैं, कुछ नहीं याद आती हैं। तो ये 3 मन होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मार्क्सवादी साहित्य की मुख्य विशेषताएं या स्थापनाएं मतलब बताएं, मुख्य स्थापनाएं बताइए मार्क्सवादी आलोचना की या मार्क्सवादी साहित्य। तो कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने एक साथ मिल करके अनेक विषयों पर लिखा है। लिटरेचर एंड आर्ट नामक ग्रंथ में उनके साहित्य और कला संबंधी विचार एक साथ प्रकाशित हुए हैं इन दोनों के। इनमें साहित्य से संबंधित मार्क्सवादी स्थापनाएं निम्नांकित हैं, बहुत सारी हैं, जैसे कि पहली है साहित्य एवं कला एक ही विचारधारा का रूप है। क्या है?
साहित्य और कला जो है एक ही विचारधारा का क्या है भैया, रूप है, ये बात ध्यान रखेंगे। मार्क्सवादी आलोचना में पहली बात इस पर ध्यान दी जाती है कि भाई साहित्य और कला जो होती है एक ही विचारधारा का रूप होती है। इसके बाद में दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट होती है बाबू, ये इंपॉर्टेंट होती क्या, कौन सी बात, बात ये इंपॉर्टेंट होती दूसरी कि समाज के आर्थिक भौतिक जीवन से साहित्य और कलाएं उत्पन्न होती हैं और उसी परिस्थिति और आधारित होती हैं, इसीलिए समाज के बारे में समझना परम आवश्यक है। यानी कि आर्थिक भौतिक जीवन से साहित्य और कलाएं उत्पन्न होती हैं और वो समाज के होते हैं, भौतिक और आर्थिक जो जीवन होता है वो समाज में ही होता है, तो समाज उसी मतलब साहित्य उसी पर आधारित होता है। क्लियर, तो ये बात। तीसरी स्थापना ये है या तीसरी बात इसके आधार में ये कही जाती है मार्क्सवादी आलोचना के आने को लेकर के या उसके कारण में, कि कभी साहित्य और कला का प्रभाव परिस्थितियों पर पड़ता है तो कभी परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य और कला पर भी पड़ता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, कभी उसका उस पर प्रभाव, कभी इसका उस पर प्रभाव, इस तरीके से प्रभावात्मक चीज़ें समन्वयात्मक रूप से चलती रहती हैं और आगे बढ़ती हैं। चौथी बात यह है कि जब आर्थिक और भौतिक धरातल पर परिवर्तन होता है तो साहित्य कला और विचारधारा के और तमाम प्रकार के रूपों में उसी तेजी के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो जब आर्थिक चीज़ों में परिवर्तन होगा भौतिक चीज़ों में, तो उसमें उससे साहित्य और कला के क्षेत्र में भी उसी अनुपात में या उससे कम अनुपात में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अनुपात में कुछ ना कुछ अनुपात में परिवर्तन जरूर होगा। पांचवा पॉइंट ये है कि कला के उद्भव और विकास में श्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके माध्यम से ही कला के निर्माण की शक्ति और क्षमता प्राप्त होती है, श्रम के माध्यम से। तो श्रम इंपॉर्टेंट होता है और मार्क्सवादी श्रम को ज़्यादा फोकस करते हैं। और यह भी माना जाता है कि श्रम विभाजन के असंतुलित होने के कारण से कलात्मक प्रतिभा कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित होती है। साम्यवादी व्यवस्था में विसंगतियां परिलक्षित नहीं होती हैं, इसीलिए सभी लोग अन्य कार्यों के साथ साथ कलाकार भी होते हैं। तो अब पूंजीपति अर्थव्यवस्था में केवल बड़े बड़े लोग ही कविताएं लिख पाते थे, जो गरीब लोग होते हैं वो कविता लिखें कि अपने भोजन के लिए कुछ प्रबंध करें। तो एक प्रकार से कविता या काव्य जो होता था पहले एक ही जो है बिरादरी में या एक ही लोगों में एक प्रकार शिफ्ट हो जाता था, तो इसी के विरोध में मार्क्सवादी आंदोलन चलता है। और मार्क्सवादी आंदोलन ना केवल किसी के विरोध में पूंजीवाद के विरोध में आता है, बल्कि और भी चीज़ों के विरोध में, जो श्रम विभाजन होता है या जो एक प्रकार से शोषण के विरुद्ध हुआ, या और तमाम प्रकार की जो कुरीतियाँ या जो चीज़ें समाज में व्याप्त थी उन्हीं के विरोध में समाज में जब परिवर्तन हुआ, तो उसी समाज का परिवर्तन साहित्य में देखने को मिलता है। और वही साहित्य का परिवर्तन जो हुआ समाज को देख करके, वही होता है मार्क्सवादी आंदोलन या मार्क्सवादी विशेषता जो साहित्य से रिलेटेड है। तो मार्क्सवादी साहित्य की मुख्य स्थापना यही सब है, यही पॉइंट आप लिख दीजिएगा, 4-5 पॉइंट लिख देंगे तो आपका काम हो जाना है। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अरस्तु के द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया। अनुकरण, अनुकरण का सीधा सा मतलब होता है नकल करना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भी आकर के मेरे ही ट्रिक का फॉलो करके और वो भी पढ़ाने लगे, तो क्या कर रहा है, वो मेरा अनुकरण कर रहा है। क्लियर, समझ रहे चीज़ों को। ठीक है, तो ये होता है अनुकरण। तो अरस्तु के द्वारा अनुकरण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया। तो अरस्तु द्वारा प्रयोग किए गए अनुकरण शब्द के अर्थ को विभिन्न टीकाकारों के द्वारा विभिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे इसी पर अपने विचार दिए हैं प्रोफेसर बूचर। प्रोफेसर बूचर का मानना है कि अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त अनुकरण का अर्थ होता है सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान करना। सादृश्य विधान के द्वारा मूल वस्तु जो है उसका पुनराख्यान करना, दोबारा से उसके बारे में चर्चा करना। प्रोफेसर मुरे कहते हैं कि अनुकरण जो होता है इसका अर्थ होता है सर्जना का अभाव नहीं। अनुकरण अर्थ सर्जना का अभाव नहीं है, अपितु पुनर्सर्जना होती है, दोबारा से उसको लिखना। ठीक है, मतलब उसकी कमी को भरना नहीं होता, दोबारा से उस पर अपने विचारों को रखना। अरस्तु ने कला के विषय में कहा कि आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर। आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कला प्रकृति की अनुकृति होती है, यानी नेचर जो होता है उसी का नकल जो होता है वही कला होती है। तो नेचर का या प्रकृति की नकल जो होती है, अनुकृति जो होती है, वही कला होती है। जैसे अगर आप जो है आप देखते हैं पेड़ पौधे आपने बनाया, ठीक है, फिर आपने घर बना दिया, तो ये कला ही तो होती है। और आपने किससे सीखा ये पेड़ और घर और बनाना, तो ये आपने पेड़ों को देखा तो पेड़ आपने बना दिया। तो प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें अनुकृति की जा मतलब किसी की उसी का अनुकरण करके उसी का नकल करके साहित्य में लिखी जाती हैं और कला बनाई जाती हैं। क्लियर, तो यहाँ प्रकृति का तात्पर्य केवल प्रकृति के बाह्य रूप से नहीं है, और इसके अलावा आंतरिक रूप से भी है प्रकृति के, जैसे कि काम क्रोध मनोविकार, इन सभी से भी रिलेटेड है कला का मतलब, प्रकृति का मतलब। ठीक है, तो अरस्तु ने सामान्य नकल को
नहीं बल्कि उसके साथ सृजनशीलता को भी महत्व दिया है। यानी कि आप प्रकृति का नकल करेंगे तभी कर पाएंगे, जब आप सृजनशील व्यक्ति होंगे, किसी चीज़ को देख करके आप उसके विशेषताओं को जानेंगे, तभी आप उस चीज़ को आप लिख पाएंगे या उस चीज़ के बारे में कुछ कर पाएंगे। क्लियर? तो ये होता है आपका अरस्तू का अनुकरण वाला अनुकरण का अर्थ। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कॉलिंज ने कल्पना को सौंदर्य की शक्ति माना है, स्पष्ट कीजिए। तो कॉलिंज ने कल्पना को सौंदर्य विधायिनी तथा सृजनात्मक शक्ति माना है। ठीक है, क्या माना है? सौंदर्य विधायिनी और सृजनात्मक शक्ति माना है। किसने? कॉलिंज ने। किसको? कल्पना को, इमेजिनेशन को। और इन्होंने कहा कि कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध है। उत्तम बोध मतलब अच्छी जानकारी जो होती है वही प्रतिभा का मतलब कि शरीर उत्तम बोध होता है। कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध होता है, और ऊहा उसका वस्त्रावरण होता है, और गति उसका जीवन है, और कल्पना उसकी आत्मा है। तो कवि जो होता है, प्रतिभा की बात करें तो कवि जो होता है प्रतिभा का उत्तम मतलब कि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध होता है। तो काव्य प्रतिभा का मतलब कवि प्रतिभा का शरीर उत्तम बोध होता है, ऊहा उसका वर्ण होता है। इसके अलावा गति उसका जीवन है, और कल्पना जो होता है क्या है? कल्पना उसकी आत्मा होती है। तो कॉलिंज पाश्चात्य विचारक है। ये काव्य की आत्मा कहते हैं कि कल्पना जो होती है वो काव्य की आत्मा होती है, जो सर्वत्र और प्रत्येक में होती है, सबको समर्पित करती है, उसे एक ललित और सुबोध परिपूर्ण रूप प्रदान करती है। कॉलिंज का कल्पना सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कल्पना सिद्धांत सैद्धांतिक आलोचना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। और ये किसने दिया है? किसने दिया भैया? कॉलिंज महोदय ने दिया है। कल्पना का अंग्रेजी में मतलब होता है इमेजिनेशन, और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमेजिनेशन शब्द से हुई है। किससे हुई है? इमेजिनेशन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। फैंटेसी योजना पर कॉलिंज ने कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले कल्पना के विषय में अनेक असंगत धारणाएं विद्यमान थी। पहले कल्पना की नेचर यानी प्रकृति के वरदान या किसी दिव्य रहस्यमय शक्ति के रूप में कल्पना को देखा जाता था, कि भाई कल्पना वही कर सकता है जिसको कोई देवता या कोई भगवान ने कुछ सोचने की क्षमता दी होगी, यानी कि एक दिव्य शक्ति मानते थे इसको। और ऐसी शक्ति मानी जाती थी जिसकी तार्किक व्याख्या संभव नहीं थी। और यह भी माना जाता था शुरुआत में कि यह दिव्य अलौकिक तथा तर्कातीत शक्ति जन्म से ही मिलती है किसी व्यक्ति को, इसको लेकर के कोई सवालियात नहीं उठा सकता। कॉलिंज के द्वारा कल्पना पर सैद्धांतिक रूप से विचार करके इसे तर्क के आधार पर कसने का प्रयास किया गया, और इससे पहले शायद ही किसी विद्वान ने ऐसा किया होगा। तो कॉलिंज ने कल्पना को एक प्रकार से सैद्धांतिक स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। कॉलिंज ने कहा कि कल्पना के विषय में प्रचलित धारणाएं पूर्णतः सत्य नहीं है। कल्पना जो बचपन से नहीं मिलती है आपको, कल्पना आपके अनुभव से मिलती है। इसमें केवल एक पक्ष पर बल दिया गया है, और वह कहते हैं कि कल्पना दिव्य शक्ति हो सकती है, पर वह रहस्यमयी नहीं है तथा इसकी व्याख्या संभव है, और उनके द्वारा कल्पना की विस्तृत व्याख्या की गई है कॉलिंज के द्वारा। तो कल्पना सिद्धांत उन्होंने दिया है। कल्पना का मतलब ये है कि किसी काव्य को लेकर के आप कितना सोच सकते हैं, उस काव्य में कितना अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कल्पना यही तो कि भाई पवन दूत का एक रचना लिखी गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा, पवन को दूत बना करके भेजा गया। इसी प्रकार से और तमाम प्रकार की चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? सब कल्पना के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। कि भाई कोई व्यक्ति कल्पना कहाँ तक कर पाता है, ये डिपेंड करता है कि भाई वो उसके पास कोई शक्ति होती है, कुछ पढ़े लिखेगा, ठीक है, अनुभव होगा उसके पास, तभी वो कोई चीज़ अच्छी कल्पना कर पाएगा। तो कल्पना करना एक प्रकार से एक दिव्य अलौकिक शक्ति पहले लोग मानते थे। तो आज भी कुछ चीज़ें दैवीय जरूर होती कल्पना को लेकर कि आप भाई किसी मुद्दे पर कैसा सोच सकते हैं, आपके दिमाग में क्या बातें आ सकती हैं, ये कुछ अलौकिक जरूर है, ये बताते हैं। इनका क्या नाम है? कॉलिंज महोदय कहते हैं कि भाई ये अभी भी क्या है, एक दिव्य शक्ति हो सकती है, लेकिन रहस्यमय शक्ति नहीं है। इसको इसको तर्क के आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है, ये बताया कॉलिंज महोदय ने। क्लियर? 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि काव्य भाषा सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। काव्य भाषा सिद्धांत क्या है भाई? तो काव्य भाषा सिद्धांत की अगर बात की जाए तो कॉलिंज के द्वारा वर्ड्सवर्थ के कार्य काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना अत्यंत सूक्ष्म तथा गहरी है। कॉलिंज महोदय ने, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, उन्होंने काव्य भाषा का सिद्धांत दिया, तो उसकी आलोचना प्रस्तुत करी किसने?
कॉलिंस महोदय ने। और इस आलोचना का महत्व थोड़ा कम रह जाता है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ द्वारा रचित आमुख से, यानी उसका जो मुखौटा है, जो उन्होंने लिखा रचना काव्य भाषा सिद्धांत दिया, उसका जो मुखौटा है, यानी कि जो उसकी आमुख है, फ्रंट पेज है, उससे पहले कॉलिंस सहमत नहीं थे तथा वे पुस्तक के संकलन में सहायक थे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य पुस्तक का संकलन आलोचना के उद्देश्य से नहीं किया था और ना ही वह आलोचक रूप में प्रसिद्ध थे। हालांकि उन्होंने कवियों की मान्यताओं को एक सिरे से नकार दिया था। यद्यपि काव्य भाषा सिद्धांत की खूब आलोचना हुई और परंतु इसके आधार पर वर्ड्सवर्थ के द्वारा कवियों की कृत्रिमता, बनावटीपन तथा आडंबरपूर्ण भाषा का बहिष्कार किया गया, कि जो बढ़ा चढ़ा करके भाषा लिखते थे कवि लोग, खूब इधर उधर की बातों को उसमें बना चना करके आडंबरपूर्ण खूब चमत्कारिक भाषा, उसका विरोध किया। सिर्फ बहिष्कार ही नहीं किया, उनके द्वारा एक नवीन दृष्टि प्रदान भी की गई और इसने काव्य रचना में जनसाधारण के भावों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया। बाद में कवियों को इससे बहुत सहायता मिलती है। तो ये है काव्य भाषा का सिद्धांत, कि काव्य की भाषा क्या हो, काव्य की भाषा कैसी हो या कैसी होनी चाहिए, इस पर अपने विचार को दिया वर्ड्सवर्थ ने, और कॉलिंस ने उस पर अपनी राय भी व्यक्त करी है। आगे देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 37 नंबर प्रश्न है भैया, बढ़िया प्रश्न है। विखंडनवाद की सीमाएं बताइए। विखंडनवाद जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण और एक नवीनतम आलोचना की एक पद्धति या मेथड होता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस है कुछ। और वो लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? जिससे पहली लिमिटेशंस या पहली सीमितता ये है या सीमा ये है, अति अनिश्चयवाद या मतलब अनिश्चयवाद या अर्थ। तो बहुलता विखंडनवाद में आप देखेंगे अति अनिश्चयवाद या अर्थ बहुलता को बढ़ावा मिलता है। कभी कभी इसके माध्यम से फिजूल के अर्थ भी उजागर हो जाते हैं और इस अर्थ में बहुलता पर M.H. अम्ब्राज महोदय कहते हैं कि अनिश्चय की भूल भुलैया हमें किसी अटल शून्य गुहा में ढकेलने लगती है। मतलब कि सीधे सीधे ये है कि आप जो है बहुल विखंडनवाद जो है या अति अनिश्चयवादिता अर्थ को लेकर के, अर्थ बहुलता या एक प्रकार से बोले तो अर्थ बहुलता या अति अनिश्चयवादिता, ये होती है एक प्रकार से विखंडनवाद में सीमा। कि भाई कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अर्थ हो जाते हैं एक ही शब्द के, तो फिर दिक्कत की बात होती है, उसमें लोग समझ नहीं पाते कि किस अर्थ के लिए आपने क्या प्रयोग किया है। आम जनमानस तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। तो पहली लिमिटेशंस। दूसरी सीमा यह है सांकेतिक अर्थों के यथार्थ लोप। यानी आप देखते हैं विखंडनवाद में भाषा पाठ की संभावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है एवं यहाँ मतलब यह कहा जा सकता है कि इन्हीं के माध्यम से दमित अर्थों को विस्थापित किया जाता है। और यह सामाजिक यथार्थ की उपेक्षा करते हुए कहता है कि इसी के कारण दमित अर्थ स्पष्ट नहीं होते, दबे हुए अर्थ, और इसीलिए सामाजिक यथार्थ की उपेक्षा कर भाषा पाठ की संभावनाओं पर अत्यधिक बल दिया जाता है, जो उचित है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दबे रह जाते हैं, ठीक है, तो उनको आगे लाने का प्रयास, चूँकि कुछ ऐसे मतलब कविताएं होती तो उनमें कुछ शब्द होते हैं जिनका अर्थ नहीं आप मालूम करते हैं, बाकी अर्थ निकल आता है, पूरा भावार्थ निकल जाता है, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में जो सांकेतिक अर्थ होते हैं, संकेत के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उनका भी लोप हो जाता है। तो एक ये भी विखंडनवाद की सीमा है। तीसरी सीमा है भैया इतिहास के साथ इतिहास बोध का भी विखंडन। देरिदा, जीन देरिदा इतिहास को भी भाषा पाठ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इतिहास इतिहास बोध के समान जीवन रूप में विद्यमान रहता है, परंतु वे उसका भी विखंडन कर देते हैं और इससे उसके विकास की संभावनाएं जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। यह देरिदा तथा अन्य विखंडनवादियों पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ने के कारण होता है। वे मार्क्सवाद को पूरा मतलब को यूरोप का सिर मंडराता प्रेत बताते हैं। जी, देरिदा कहते हैं कि जो मार्क्सवाद है वो यूरोप पर एक प्रकार से प्रेत के रूप में साया किए हुए है और इसके प्रक्रिया स्वरूप इतिहास बोध का विखंडन करते हैं और इससे विखंडनवाद एक राजनीतिक भाषा पाठ के रूप में परिलक्षित होने लगता है, जो कि उचित नहीं है। तो ये भी एक सीमा होती है इसकी। तो इस तरीके से ये सीमाएं हैं विखंडनवाद की। आगे बढ़िए, 38 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनव का क्या अर्थ होता है? अभिनव का अर्थ और परिभाषा दीजिए। अभिनव का क्या अर्थ होता है और परिभाषा बताएं। अभिनव की बात करें तो आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में अभिनय, अभिनय है, अभिनव नहीं, अभिनय। तो अभिनय नाट्य शास्त्र की अगर बात की जाए तो एक्टिंग जिसको बोलते हैं उसी को अभिनय बोलते हैं। नाट्य शास्त्र में अभिनय शब्द की निरुक्ति करते हुए कहते हैं कि अभिनय शब्द जो होता है वो मतलब कि णीय धातु में अभी उपसर्ग लगा करके बनता है।
ठीक है, जिसमें अभी का अर्थ होता है, अभी का अर्थ है कि, और तथा नए का अर्थ होता है ले जाना, यानी जिसका अर्थ है कि पहुंचाना या अभिमुख, अभिमुख या पहुंचाना। अर्थात नाटक में नट आदि के द्वारा जब सामाजिक दर्शकों के सम्मुख या सामाजिक ता के सम्मुख या दर्शकों के सम्मुख समक्ष कथा में स्थित पात्रों के द्वारा उसके आचरण, उसके व्यवहार, जो नाटक में जो नायक लोग, उसका जो नायक जो एक्टिंग करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, आचरण व्यवहार अवस्थाएं, उन सभी का जो अनुकरण या नकल करते हैं, वही सब होता है आपका अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, नाट्य शास्त्र के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आप देखेंगे तो एक श्लोक मेंशन है, उसमें अभिनय की परिभाषा दी गई है। कहा गया है कि अभिपूर्व वस्तु नीण धातुराभिमुख मुख अर्थ निर्णय यस्मात् पदार्थ अन्यति तस्मादि अभिनयः स्मृतः, यानी किसी अभिनेता या अभिनेत्री के द्वारा, हीरो या हीरोइन के द्वारा किए जाने वाला वह कार्य जिसके द्वारा वे किसी पात्र के माध्यम से किसी कथा को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसी को अभिनय हम कहते हैं, यानी अभिनय कहलाता है। अभिनय का मुख्य उद्देश्य किसी पद या किसी शब्द के भाव को मुख्य अर्थ तक पहुंचाना होता है, अर्थात दर्शकों या समाज के हृदय को भाव या अर्थ से अभिभूत करना होता है कि भाई जिस चीज़ की एक्टिंग आप कर रहे हैं, जिस चीज़ की नकल कर रहे हैं, उसमें पूर्ति उतरे, उसको एग्जैक्ट करने का काम करें। अभिनय के कई प्रकार होते हैं और इसके कारण इसके अंग एवं उपांगों का भी वर्णन प्राप्त होता है। आचार्य मल्लीनाथ ने केवल अनुकरण यानी नकल को अभिनय न मान करके रस भाव की व्यंजना करने वाली चेष्टाओं को भी अभिनय कहा है। इन्होंने कहा मल्लीनाथ ने कि अभिनयो रस रस अभाव मतलब कि रस भाव दिव्यन्नक चेष्टा विशेषः आंगिक भुवनम यस्य वाचिक सर्ववांगमयम आहार्य चंद्रातारिदितम नुमः सात्विकम शिवम, यानी कि संपूर्ण जगत जिसका अंग संचालन हो, समग्र वांग में जिसका संवाद हो, चंद्र ताराओं से जो विभूषित हो, ऐसे सात्विक शिव की वंदना में नाट्य अभिनय प्रस्तुत है। तो ये होता है नाट्य अभिनय, यानी कि एक प्रकार से नाटकों में जो एक्टिंग करी जाती है उसी एक्टिंग को ही अभिनय कहा जाता है या नाट्य अभिनय कहा जाता है। समझ में आ गया होगा चीजें। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इम्पोर्टेंट है। देखिए 39 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। विखंडन प्रक्रिया के सूत्र बताएं। विखंडन प्रक्रिया के 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है भैया आपका भिन्नता। भिन्नता की अगर बात की जाए तो भिन्नता का अर्थ है चित्त की 2 क्रियाएं भिन्न और स्थगन से मतलब होती हैं। तो चित्त की 2 क्रियाएं भिन्न और स्थगन, ये भिन्नता होती है। यह पाठ की भाषिक संरचना से रिलेटेड होता है। देरिदा स्थगन की डिक्रांस मतलब कि स्थगन को डिक्रांस कहते हैं तथा भिन्न का अभिप्राय पाठ में जो है वह दूसरा नहीं है। स्थगन वह है जो पाठ में स्थगित है, अर्थात चिन्ह का आधा भाग है जो वह नहीं है अथवा तथा आधा भाग वही मौजूद नहीं है। सस्यूर का चित्त समीकरण संकेतक प्लस सांकेतिक है, जबकि देरिदा का चिन्हों का समीकरण भिन्नता प्लस स्थगन है। देरिदा के अनुसार शब्द स्वयं में अपूर्ण और अपर्याप्त होता है और वो अभिव्यक्ति के साधन होते हैं। जो शब्द होते हैं वो अपने आप में अपूर्ण और अपर्याप्त होते हैं और वही अभिव्यक्ति के साधन होते हैं कि अपनी भावों को, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से हम पाठकों तक, जनता तक पहुंचाते हैं, परंतु अभिव्यक्ति से ज़्यादा उससे क्या करते हैं, विलापित करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि उसमें विलोमीकरण की शक्ति होती है और इन चिन्हों से व्यक्ति उस दिशा की ओर प्रेरित हो जाता है जो चिन्ह में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं भिन्नता की एक प्रकार से, कि ताकि कोई चीज़ अगर भिन्न आप अभिनय में करते हैं तो लोगों का ध्यान वहीं पर आकर्षित होता है। तो ये होती है आपकी भिन्नता। तो ये एक प्रकार से विखंडनवाद को एक प्रकार से ज़्यादा दिखाती है। तो क्लियर ये बात ध्यान होगा। दूसरा जो पॉइंट होता है भिन्नता का, ठीक है, विखंडन प्रक्रिया के सूत्र में जो दूसरा एक प्रकार से सूत्र है वो होता है निसार, मतलब निसार या संस्कार। निसार या संस्कार क्या है, तो जो चित्त में नहीं है उसकी खोज कैसे की जाए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देरिदा कहते हैं कि अर्थ तक निशान या ट्रेस की सहायता से पहुंचा जा सकता है। भाषा का मौन, अंतराल, निशान या ट्रेस ही होता है और देरिदा काव्य की भाषा से अधिक निशान को महत्व देते हैं। निशान या एक प्रकार से संस्कार तो वही होता है कि कोई प्रतीक या कोई निशान शब्दावली में हो तो वो। क्लियर। और तीसरा होता है आपका, तीसरा जो विखंडन प्रक्रिया का सूत्र होता है वो होता है आद्य लेखन।
आदि लेखन क्या है? भाषा अनुपस्थित अर्थ को उजागर करना ही आदि लेखन होता है, ठीक है। विखंडन की सार्थकता आदि लेखन तक पहुंचना ही होती है। विखंडन सार्थक तभी माना जाएगा जब वो आदि लेखन तक पहुंचेगा, यानी अपने अर्थ को उजागर करेगा। जो चीज़ें लिखी उसके अर्थ को लोग समझेंगे, तभी वो एक प्रकार समझे विखंडन अपने आप को सफल मान पा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चालीस नंबर प्रश्न है, प्रतीकवाद का मूल्यांकन करें। प्रतीकवाद का मूल्यांकन क्या? प्रतीक, प्रतीकात्मक शब्दावलियों में कभी कभी ऐसे किसी चीज को आप क्या बोल देते हैं? प्रतीक, या एक प्रकार से सिंबल के रूप में बता देना, ठीक है। प्रतीकवादी यथार्थवादी काव्य में विषय वस्तु के अत्यधिक महत्व के विरोध में उभरा था, और इसने काव्य में भावों और अनुभूतियों के महत्व को रेखांकित कर उन्हें बाह्य विषय वस्तु से ऊपर रखने का कार्य किया। यथार्थवादी काव्य के विरोध के अतिरिक्त कई कारणों ने प्रतीकवाद के उभरने में सहायक रूप से कार्य किया। प्रतीकवाद ने उभरते ही फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी सहित अमेरिका तक अपना प्रभाव डाला। देखते ही देखते कवि और आलोचकों का एक व्यापक वर्ग इसके प्रभाव में आ जाता है प्रतीकवाद के, और इसने काव्य में नए प्रतीकों, नए जो है मानदंडों के प्रयोग पर बल दिया और रूढ़ प्रतीकों को नकारा। जो पुराने प्रतीक थे उनको नकारा और नए प्रतीकों को भरा। काव्य को मिथकीय रचना के रूप में प्रेरित किया। प्रतीकवाद ने एक बड़े वर्ग को भले ही प्रभावित किया था, परंतु कुछ कारणों से इसे आलोचना का शिकार होना पड़ा। इसमें काव्य के भावों को महत्व दिया गया है तथा काव्य के बाह्य स्वरूप तथा बाहरी संसार का पूर्णतः बहिष्कार इसके किया गया। पर यह तर्क संगत नहीं प्रतीत होता है। प्रतीकवादी साहित्य में सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के समावेश का विरोध करते हैं ये, तथा इन्हें काव्य की प्रगति में बाधक माना जाता है। किसको? विखंडन को, किसको सॉरी प्रतीकवाद को क्या माना जाता है? काव्य की प्रगति में बाधक माना जाता है। काव्य समाज से रिलेटेड होता, संबंधित होता है, और इसमें जब आप जो है प्रतीकों का ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो लोग समझ नहीं पाते, समाज के लोग उसको जान नहीं पाते। जब एक प्रकार से साहित्य जो होता है काव्य समाज से रिलेटेड होता है और इसमें नैतिक मूल्यों का समावेश स्वाभाविक होता है कि भाई नैतिक मूल्य जरूर होंगे काव्य में। तो इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रतीकवादी आंदोलन एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था, परंतु यथार्थवादी संसार का पूर्ण बहिष्कार करने तथा काव्य में आत्मपरकता के अतिशयता के कारण से इसका महत्व कम होता गया। यथार्थवादी संसार मतलब क्या होता है कि जो है वैसा लिख देना। एक होता है उसको बढ़ा चढ़ा करके प्रतीकवादी शैली में लिखना। तो प्रतीकवादी शैली लोग समझ कम पाते हैं, लेकिन यथार्थवादी चीज़ों को ज़्यादा लोग समझ पाते हैं। मज़ा आता है प्रतीकवादी शैली में, क्लियर। तो ये लेकिन इसका आलोचना हुई, बहुत सारे लोगों ने आलोचना करी। अब यथार्थवादी साहित्य क्या है इसको समझते हैं। यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियां बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करें तो किसी रचना की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है कि इसे आदर्शवाद की श्रेणी में रखा जाए या यथार्थवाद की कोटि में रखा जाए। सामान्यतः एक यथार्थवादी रचना निम्नलिखित प्रवृत्तियों को अपने आप में समाये हुए है। तो एक प्रकार से यथार्थवादी दृष्टिकोण में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, पॉइंट ऑफ व्यू में उसको जानते हैं। पहला पॉइंट है, यथार्थवादी रचना में वर्तमान का चित्रण अतीत और भविष्य की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब कि मतलब अतीत और भविष्य की अपेक्षा अधिक होता है वर्तमान का चित्रण यथार्थवादी रचना में। जो हो रहा है, जब हो रहा है, मतलब कब हो रहा है, कैसा हो रहा है, तो जिस समय हो रहा है उसी समय उसको मतलब कि उसको एग्जैक्ट बता देना, वो होती है यथार्थवादी रचना, ठीक है। दूसरी बात, यथार्थवादी इस समय मतलब इस समस्या में नहीं पड़ता कि क्या होना चाहिए, अपितु वह जीवन क्या है का उत्तर प्रदान करने का प्रयास करता है। वो एक प्रकार से यह बताता है कि भाई जीवन क्या है, कैसा बीत रहा है, उसको बताता है, ठीक है। समस्या में नहीं पड़ता कि भाई क्या होना चाहिए इसको लेकर के, ठीक है। भविष्य और भूतकाल की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता है, इंपॉर्टेंट देता है वर्तमान को, ठीक है। आगे देखें, तीसरा पॉइंट है, जीवन की असंगतियों, कटुताओं और विषमताओं का चित्रण यथार्थवादी रचनाओं में स्पष्ट परिलक्षित होता दिखाई पड़ता है। चौथी बात, यथार्थवादी परंपरा या यथार्थवादी द्वारा समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा आदर्शवादी के द्वारा उसका समाधान किया जाता है। तो यथार्थवादी यदियों के द्वारा समस्या कोई होती तो उसको समस्या को प्रकटीकरण, यानी कौन सी समस्या वर्तमान में हो रही है उसी समस्या का निदान करना है, उसका समाधान ढूंढना आदर्शवाद करता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में व्यक्तिकता की प्रधानता होती है। आदर्शवादी में सामाजिकता यानी कि निर्व्यक्तिकता की प्रधानता होती है, जो कि टी एस रिलेट जो देते हैं वो आदर्शवादिता से रिलेटेड है।
छठा पॉइंट आप देखेंगे, मानव पर परिस्थितियों के प्रभाव के विषय में उल्लेख यथार्थवादी रचना में होता है, जबकि आदर्शवादी रचना में यह उल्लेख नहीं होता कि किस प्रकार मानव उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो मानव पर परिस्थितियों के प्रभाव के विषय में उल्लेख यथार्थवादी रचना में होता है, जबकि आदर्शवादी रचना में यह उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार मानव उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, उन समस्याओं से लड़ करके उन समस्याओं को भगा सकता है। सातवां पॉइंट है, यथार्थवादी साहित्य के अंतर्गत रौद्र, श्रृंगार और विभत्स की अभिव्यक्ति अधिक होता है, जबकि आदर्शवादी साहित्य के अंतर्गत करुण, वीर, शांत रस की अभिव्यक्ति अधिक होती है। तो यहाँ पर आपसे यथार्थवादी साहित्य की चाहे विशेषताएं पूछे, चाहे यथार्थवादी और आदर्शवादी साहित्य के अंतर पूछे, आपसे दोनों पूछे, आप दोनों बता पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान रखेंगे इस बात को। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आठवां पॉइंट है, यथार्थवादी साहित्य की शैली में स्वाभाविकता, व्यंग्यात्मकता अधिक होती है, जबकि आदर्शवादी शैली में शिथिलता, कोमलता और काल्पनिकता का वेग अधिक होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ है उद्देश्य, स्पष्ट करें। यानी काव्य प्रयोजन जो होता है वो क्या होता है? तो काव्य प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है उद्देश्य, यानी काव्य का उद्देश्य क्या होता है, काव्य क्यों लिखा जाता है, ये उसका प्रयोजन जानना चाहते हैं। प्रयोजन का मतलब होता है काव्य क्यों लिखा गया। तो प्रयोजन से तात्पर्य उन उपलब्धियों से है जो किसी कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव के प्रत्येक कर्म के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई ना कोई प्रयोजन या कोई ना कोई उद्देश्य छुपा हुआ होता है। भाई उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग कोई काम करते हैं। तो जब मानव का प्रत्येक कार्य प्रयोजनों से परिचालित होता है तो काव्य इससे कैसे, मतलब इससे परे कैसे हो सकता है? काव्य का भी कोई प्रयोजन होगा, काव्य का भी कोई उद्देश्य होगा। तो काव्य लिखने के लिए या काव्य प्रणयन में कवि के जो उद्देश्य रहते हैं वही काव्य प्रयोजन कहलाते हैं। अतः काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है कि कवि ने किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काव्य की रचना की है, कोई काव्य किस उद्देश्य से लिखा गया है, और यह ग्रंथकार ग्रंथारंभ में ही बता देता है, जिसमें या जिससे पाठक में रुचि जागृत हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहावत है कि प्रयोजनम बिना तु मंदो अपि न प्रवर्तते, यानी बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए दुनिया में हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई प्रयोजन है, कोई ना कोई उद्देश्य है। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग काम करते हैं। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं करता। प्रयोजनम बिना तुमंदो अपि न प्रवर्तते, यानी बिना प्रयोजन के कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम को नहीं करता। इस प्रकार काव्य स्वउद्देश्यपूर्ण यानी उद्देश्य के साथ एक रचना होती है। बिना उद्देश्य या प्रयोजन के काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती। काव्य रचना के उपरांत प्राप्त फल या परिणाम काव्य प्रयोजन होते हैं। काव्य प्रयोजनों के विषय में भी विद्वानों में अलग अलग मत हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है काव्य प्रयोजन, और काव्य प्रयोजन को भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 43 नंबर प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न क्या है? औचित्य के मुख्य भेद बताइए। औचित्य के मुख्य भेद क्या है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो औचित्य की अगर बात की जाए तो आचार्य क्षेमेंद्र के औचित्य की व्याप्ति पद से लेकर के प्रबंध तक एक प्रकार से है, और इन्होंने औचित्य के 28 भेदों का निर्धारण एवं विश्लेषण किया है। निर्धारण करते समय इन्होंने काव्य के सूक्ष्म अवयव से लेकर के उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखा है। भेद परस्पर निरपेक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर के सूचित को महान बना सकते हैं। अतः काव्य को महान बनाने के लिए इनका प्रयोग जो है समन्वित किया जाता है, या औचित्य का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि औचित्य की स्थिति समष्टिगत है, व्यक्तिगत नहीं है। और क्षेमेंद्र ने औचित्य के कई भेदों के बारे में बताया है। ठीक है, तो औचित्य की व्याप्ति पद से लेकर के प्रबंध तक है, और इन्होंने औचित्य के 28 भेदों का निरूपण या निर्धारण या विश्लेषण किया है। ठीक है, काव्य के सूक्ष्म अवयव से लेकर के उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखा है। तो यही सब होते हैं काव्य को महान बनाने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वही होते हैं आपके मतलब कि औचित्य। पहला है पद, दूसरा है वाक्य, तीसरा प्रबंधार्थ, चौथा गुण, पांचवा अलंकार, छठवां रस, सातवां क्रिया, आठवां कारक, नौवां लिंग, 10वां वचन, 11वां विशेषण, 12वां उपसर्ग, 13वां निपात, 14वां काल, 15वां देश, 16वां कुल, 17वां व्रत, 18वां तत्व। ठीक है, इसके अलावा 19वां सत्व, 20वां अभिप्राय, 21वां स्वभाव। ठीक है, और इसके अलावा 22वां सार संग्रह, 23 प्रतिभा, 24 आस्था,
विचार, 25, 26 नाम, 27 आशीर्वाद और 28 अन्य काव्यांग। तो ये सब कुल मिलाकर के 28 भेद होते हैं इसके, ध्यान रखेंगे इस बात को। 28 भेदों का निरूपण किया किसने? आचार्य क्षेमेंद्र ने। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, किसके भाई? तो ये औचित्य के। आगे देखिएगा, गीत नाट्य पर टिप्पणी कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, गीत नाट्य क्या होता है? तो जब किसी नाटक को गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तब उसको हम गीति नाट्य कहते हैं। क्लियर? अंग्रेजी साहित्य में इसका विशेष महत्व होता है, जहाँ इसे पोएटिक ड्रामा कहा जाता है। गीत नाट्य का विकास गीति और नृत्य के आधार पर होता है और इसकी भाषा पद्यात्मक होती है। काव्य में वार्तालाप स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। ये होता है आपका गीति नाट्य। गीति नाट्य के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि इसका प्रमाण तत्व है, अथवा मतलब प्रमाण तत्व इसका क्या होता है? प्राण तत्व। तो गीत नाट्य का प्राण तत्व होता है भावना, इमोशन, अथवा मन का संघर्ष, और माध्यम ही क्या होता है? कविता होती है। तो मन का संघर्ष और माध्यम कविता होती है। गीता और नाटकत्व दोनों होने से ही गीत नाट्य अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है, माना जाता है। और इसमें तुकांत, आतुकांत, मुक्त छंदों का प्रयोग होता है। हिंदी नाटकों में तो प्राचीन काल से ही गीतों की परंपरा चली आ रही है। गीत नाट्य की महत्वपूर्ण विशेषताओं में काव्य तत्व के साथ साथ व्यक्तिकता, भाव अतिरेकता, चित्रोपमता, नाटकीयता एवं अभिनयता, ये सब शामिल रहे हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सब है आपका गीति नाट्य। 45 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, नाट्य शास्त्र का रचना काल बताइए। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? आचार्य भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 4426 श्लोक हैं और कुछ गद्य अंश भी इसमें है। नाट्यशास्त्र प्रत्याभिज्ञान दर्शन की छाप है और इसमें स्वीकृत 26 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में कुल 26 अध्याय माने गए हैं, ठीक है। नाट्यशास्त्र के रचनाकार भरत मुनि के व्यक्तित्व के समान ही नाट्यशास्त्र की रचना काल के विषय में विद्वानों ने बड़ा अन्वेषण किया, खोज किया। लेकिन इतने गहन अन्वेषण के व खोज के पश्चात भी नाट्यशास्त्र की रचना का काल के संबंध में कोई निश्चित निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता है कि इसकी रचना कब की गई। विभिन्न विद्वानों के द्वारा नाट्यशास्त्र का रचनाकार ईसा से लेकर के 4वीं शताब्दी तक स्वीकार किया गया है कि ईसा के जन्म से 34 मतलब कि ईसा से लगभग 400 साल पहले ये रचना लिखी गई होगी, कभी भी लिखी जा सकती है। लेकिन यह भी पूर्णतः भ्रमित करने वाला है तथा असंतोषजनक रहा है। यद्यपि भारतीय विद्वानों के द्वारा इसका बिना सोचे समझे अनुकरण किया गया। कुछ विद्वानों के द्वारा इस ग्रंथ का रचना काल ईसा के जन्म से 100 या 200 वर्ष पहले या बाद में बताया गया, परंतु सत्य तो यह है कि इस महान ग्रंथ की विषय वस्तु वैदिक काल से ही चली आ रही है। पुराणों तथा अन्य ग्रंथों से ज्ञात होता है कि भारत में इस ग्रंथ से संबंधित विषय वस्तु का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त हो, जैसे रामायण में भी आपको मिलेगा, महाभारत में, पतंजलि की रचनाओं में आपको भी नाट्यशास्त्र के बारे में जानकारी मिलेगी। इनसे प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में ईसा के कई 100 वर्ष पूर्व नाट्यशास्त्र की रचना हो चुकी थी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नाट्यशास्त्र की विषय वस्तु के आधार पर भी इस ग्रंथ के प्राचीन और ऐतिहासिक होने का बोध होता है, जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में मात्र 4 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। वो अलंकार कौन कौन से? पहला अलंकार है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा है दीपक और चौथा यमक। इन 4 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। जबकि भामा दंडी के समय से लेकर के 6वीं शताब्दी तक इसका विकास सने सने यानी कि होता रहा, लगातार समय के साथ साथ होता रहा। इनकी संख्या 40 तक पहुंच गई है और इससे भी कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र एक प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें मात्र केवल 4 अलंकारों की बात कही गई थी और आज 40 अलंकारों की व्याख्या हो चुकी है। तो ये बहुत प्राचीन ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसकी रचना किसने करी है? आचार्य भरत मुनि ने करी है। 46 नंबर प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के कुल कितने अध्याय हैं? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। नाट्यशास्त्र के कुल कितने अध्याय होते हैं? नाट्यशास्त्र में अध्याय की अगर बात की जाए तो नाट्यशास्त्र में अभिनव गुप्त के अनुसार अगर देखें तो नाट्यशास्त्र में कुल मिलाकर के 26 अध्याय हैं, जिनमें से कुल 4426 श्लोक हैं, कुछ गद्यांश भी लिखा है। नाट्यशास्त्र प्रतिअभिज्ञान दर्शन की छाप है और इसमें स्वीकृत 26 मूल बातों के प्रतीक रूप नाट्यशास्त्र में भी कुल 26 अध्याय है, जिसका संक्षिप्त वर्णन कुछ इस प्रकार से है। जैसे कुछ चीज़ों के बारे में अगर बताऊं नाट्यशास्त्र में पहले अध्याय की अगर मैं बात करूं तो नाट्यशास्त्र का जो पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय में नाट्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है कि नाट्य की उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया गया है। दूसरे अध्याय में मंडप विधान वर्णित है, मंडप बनाने का विधान। आगे 3 अध्यायों में तृतीय, चतुर्थ और पंचम अध्याय में नाट्य में आरंभ से पूर्व की प्रक्रिया का विधान वर्णित किया गया है। इसके अलावा 6वें और 7वें अध्याय में
रस और भावों की व्याख्या करी गई नाट्यशास्त्र में, जो कि भारतीय काव्यशास्त्र में व्याप्त रस सिद्धांत की आधारशिला का काम करती बाद में। 8वें और 9वें अध्याय में उपांग और अंगों द्वारा प्राकल्पित या अनुमानिक अभिनय के स्वरूप की व्याख्या और विवेचना करी गई है। आगे के 4 अध्यायों में, जैसे 10वें, 11वें और 12वें और 13वें अध्याय में गति और कारणों का उपन्यास किया गया है। अब गति एवं कारणों का उपन्यास इसमें किया गया है, इनका वर्णन किया गया है 4 अध्यायों में, 10वें, 11वें और 12वें और 13वें में। इसके अलावा उसके आगे के 4 अध्यायों में चौथे, 5वें, 6वें, मतलब कि 14वें और 15वें, 16वें और 17वें अध्याय में छंद अलंकार के रूप में, अब छंद के बारे में, अलंकारों के बारे में, अलंकारों का स्वरूप, छंद का स्वरूप और इसका स्वर विधान, ये सब बताया गया है कि क्या कैसे होगा। 18वें और 19वें अध्याय में नाट्य के भेदों और उनके कलेवर का सांगोपांग विवरण देते हुए 20वें अध्याय में वृत्ति विवेचन किया गया है। इसके अलावा 21वें अध्याय में कई प्रकार के अभियान, मतलब कई प्रकार के अभिनय और उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। इसके अलावा 22वें अध्याय से लेकर के 34वें अध्याय तक गीत वाद्य का विवरण दे करके 35वें अध्याय में भूमि विकल्प की व्याख्या की गई है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिए जो कि आपके अध्याय थे किसके भाई, 36 जो अध्याय थे उन 36 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें किस किस में शामिल थी। आइए देखते हैं, तो प्रश्न आपसे पूछेगा, बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। 47 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है भारतीय वृत्ति की विशेषताएं बताइए। तो भारतीय वृत्ति जो होती है उसकी अगर बात की है, वृत्ति मतलब कि एक प्रकार से जो मन की चीज़ें होती हैं वही वृत्तियां कहलाती हैं। तो भारतीय वृत्ति में स्त्रियां वर्जित हैं। भारतीय वृत्ति की अगर बात करें तो नाट्यशास्त्र के अनुसार भारतीय वृत्ति को वाग्य व्यापार प्रधान, पुरुष प्रयोज्या, स्त्री वर्जिना और संस्कृत पाठ से युक्त माना गया है। स्वनाम धन्य भरतों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण से इसे भारतीय वृत्ति कहा जाता है। अर्थात जो पुरुष पात्रों के द्वारा व्यवहत हो, स्त्रियों के द्वारा जिसका प्रयोग नहीं किया जाता हो, जो संस्कृत संवादों में हो, पाठ में प्रमुखता लिए हो, तथा जिसका नटों भारतों के द्वारा अपने नाम के अनुरूप नामकरण किया गया हो, उसे भारतीय वृत्ति की संज्ञा दी जाती है। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ या साहित्य दर्पणकार का मत है कि सब रसों में भारतीय वृत्ति काम आती है। भरत मुनि ने इसका संबंध करुण और अद्भुत रस से बताया है। जो भारतीय वृत्ति उसका संबंध किससे है, वो करुण और अद्भुत रस से है। इसके विषय में भारतेंदु जी स्वयं लिखते हैं कि यह केवल विभत्स में भी काम आती है भारतीय वृत्ति, और भारतीय वृत्ति का संबंध नाटक के आरंभिक कृत्यों में से रहता है। भरत मुनि ने इस वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से बताई है कि ऋग्वेद से भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति हुई। किसने बताई है ये बात? भारतीय वृत्ति का संबंध नाटक के आरंभिक कृत्यों से भी होता है। भरत मुनि ने इस वृत्ति का उत्पत्ति का जो बताया कि ऋग्वेद से वृत्ति ली गई है। और प्रयोग मतलब कि प्ररोचना यानी कि चाह या रुचि उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसी को प्ररोचना कहते हैं। आमुख, बीथी और प्रहसन इसके 4 प्रमुख अंग होते हैं वृत्ति के। तो वृत्ति के कौन कौन से 4 अंग होते हैं? एक है प्ररोचना, दूसरा है आमुख, तीसरा है बीथी और चौथा है प्रहसन। क्लियर? विशेषताएं क्या होती हैं वृत्ति की? विशेषता पहली है कि भारतीय वृत्ति में स्त्रियां वर्जित हैं। दूसरी बात, यह पुरुष प्रधान वृत्ति है, अर्थात इसमें केवल पुरुष ही भाग ले सकते हैं वृत्तियों में। इस प्रकार इसका संबंध पुरुष नटों या भारतों से जोड़ा जाता है। इसमें संस्कृत भाषा का आधिक्य रहता है। इसका संबंध शब्दों से होता है और यह एक कलाकार के द्वारा शब्दों या भाषण के माध्यम से व्यक्त की जाती है वृत्तियाँ। अतः यह वाक प्रधान होती हैं वृत्तियाँ, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। 48 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रंगमंच के किसी भी पात्र की सर्वप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा से होती है, स्पष्ट करें, बताएं। रंगमंच पर किसी भी पात्र की सर्वप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा से होती है, स्पष्ट कीजिए। तो रंगमंच पर किसी भी पात्र की सर्वप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा से होती है। दर्शकों को पात्रों के बारे में सर्वप्रथम उसके देश, उसका समय यानी उसकी अवस्था कैसी है, वो किस काल का है, कितने एज का है, सब कुछ जानना उसके उचित आहार के द्वारा ही प्राप्त होता है। आहार के माध्यम से पात्र किस देश का है, उसकी क्या स्थिति है थी और वह किस समय का है, इसका ज्ञान सहजता से हो जाता है। चूँकि समय परिवर्तनशील होता है, समय के अनुसार रहने का तरीका, उस समय की दिनचर्या, क्रियाकलाप, वस्त्र आभूषण आदि के माध्यम से पात्र के देश के बारे में, उसकी काल परिस्थिति के बारे में आप जान पाते हैं। पात्र के देश, काल, परिस्थिति का ज्ञान होने के बाद ही पात्र
क्या और कैसे किस वर्ण के वस्त्र होंगे, उसके अस्त्र शस्त्र कैसे होंगे, उसका केश विन्यास यानी बाल झाड़ने का तरीका कैसा होगा, ठीक है, इन सभी के बारे में आप जान पाते हैं। क्लियर। और इसका इन सभी का निर्धारण आहार के अंतर्गत होता है। यदि कोई नट या अभिनेता या हीरो किसी नेता का पात्र करता है, तब उसको भारतीय वेशभूषा के अनुसार कुर्ता पैजामा पहनना पड़ेगा, तभी वो एक प्रकार से नेता के रूप में जान पड़ेगा। किसी नेता का किरदार आपको निभाना तो आप कुर्ता पैजामा पहनेंगे, हाथ में घड़ी पहनना जरूरी है, सिर पर टोपी लगाएगा, तभी वो एक नेता के रूप में दिखेगा, क्योंकि इस प्रकार वेशभूषा राजनेता की ही होती है। सन्यासी का पात्र करने पर आपको क्या करना पड़ेगा, सन्यासी का पात्र करने पर आपको वही नटलाल या केसरिया एक प्रकार से या जो है भगवा आपको वस्त्र पहनना पड़ेगा। इसके अलावा सिर पर आपको जटाएं रखनी पड़ेगी, गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला होनी चाहिए, हाथ में कमंडल होगा और दंड होगा एक। तो ये सब जो धारण करेगा एक प्रकार से वो क्या बनेगा, वो आपका मतलब कि साधु के जैसा दिखेगा। युवराज की अगर आपको कोई करनी है, सेनापतियों के लिए अगर आप कुछ करेंगे, मतलब कि आप अभिनय करना चाहते हैं, तो आप मुकुट वगैरह पहनेंगे, आप तीर धनुष या गदा या जो कुछ भी लेना चाहे ले सकते हैं। तो इन सब वेशभूषाओं के अध्ययन से उस समय की सभ्यता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है कि भाई उस समय की सभ्यता कैसी रही होगी। उसके बाद कलाकार आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनय की सहायता से अपना अभिनय प्रस्तुत करता है, और इसी कारणवश नाट्य कला में तथा नृत्य में आहार्य अभिनय को असाधारण महत्व दिया जाता है। चाहे नाचने की बात हो, चाहे नाट्य कला की बात हो, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों में आहार्य जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रंगमंच पर किसी पात्र की सर्वप्रथम पहचान उसकी रूप सज्जा ही होती है, कि भाई उसका मतलब उसका जो दिखने वाला रूप सज्जा का मतलब क्या है कि वो कैसा कपड़ा पहना है, वो कैसा एक प्रकार से मतलब उसकी स्थिति क्या है, वो खान पान पहनावा ओढ़ावा, ठीक है, वो कैसा है, इसी पर सबसे पहले नज़र पड़ती है। तो सबसे पहली बात यही होता है आपका रंगमंच पर किसी पात्र की सर्वप्रथम पहचान। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका नाटक शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो भारतीय आचार्यों के अनुसार अगर देखें नाटक के बारे में, तो भारतीय आचार्यों ने रूपक रूपक और नाटक बात एक ही है। क्लियर। रूपक के भेदों में नाटक को सर्वप्रथम और सर्वोच्च स्थान दिया है, इसीलिए इसे सभी रूपकों की प्रकृति कहा जाता है नाटक को। नाटक की उत्पत्ति नट धातु से मानी जाती है, और जिसका मतलब होता है अवस्था विशेष का अनुकरण। नाटक का मतलब क्या होता है, अवस्था विशेष का अनुकरण करना, नकल करना। आंगिक, वाचिक और सात्विक एवं आहार अभिनय के द्वारा दुष्यंत, राम आदि पात्रों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना ही अनुकरण होता है। अर्थात जैसे कि राम का किरदार आपको निभाना है, दुष्यंत का किरदार निभाना है, युधिष्ठिर का निभाना है, तो आप जैसा वो करते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। आंगिक, वाचिक, सात्विक सभी प्रकार से आपको उनके जो है जैसा वो करते थे वैसा आपको करना पड़ेगा। उन्हीं का आप जब आप अनुकरण करेंगे, उन्हीं की नकल करेंगे, तभी आप उनके पात्रों में आप जो है हो पाएंगे और उनके जैसे दिख पाएंगे और उनकी एक्टिंग कर पाएंगे। अर्थात अनुकरणीय पात्रों के भावों को वहन कर तद अनुकूल अंग संचालन की प्रक्रिया को नाट्य या नाटक कहा जाता है। यानी कि जब आप किसी जैसे राम जी के किरदार को आपको निभाना, तो राम जी कैसा करते थे उन्हीं के जैसा आप उन्हीं के भावों को, उन्हीं के विचारों को फॉलो करें, उन्हीं के जैसा आप अंग संचालन करें, तो वही प्रक्रिया नाट्य या नाटक कहलाती है। नाटक दृश्य काव्य है जिसका प्रदर्शन अभिनय के द्वारा होता है, इसलिए इसका प्रभाव साहित्य की अनेक विधाओं से अधिक महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ वे नाटक जनसाधारण संबंध मतलब कि जनसाधारण से रिलेटेड एक विधा होती। नाटक पहले नाटक नुक्कड़ नाटक, गली नाटक ये सब हुआ करते थे। इसमें लोक रंजन और लोकहित दोनों की भावना निहित होती है, मनोरंजन और लोगों का हित दोनों होता है। नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि लिखते हैं कि नाटक का प्रयोग वह है जिसमें किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक या कल्पित कथा के आधार पर नाट्यकार द्वारा उचित रूप से नाट्य प्रयोक्ता द्वारा प्रशिक्षित नट रंगमंच पर अभिनय द्वारा संगीत की सहायता से दर्शकों को रस उत्पन्न कराने हेतु उनका मनोविनोद करता है। तो इस प्रकार से ये नाटक होता है। आचार्य भरत मुनि कहते हैं कि वह अनुकरण, वह नकल जो क्या करती है, जो नाना भावों व नाना अवस्थाओं से संपन्न होता है। नाटक में रूपक के सभी लक्षण, वस्तु, नेता और रस आदि पाए जाते हैं, एवं इसमें रसों की प्रचुरता होती है। नाटक के प्रारंभ में पूर्वरंग यानी मंगलाचरण का विधान किया जाता है। इसके पश्चात अंकों के अंतर्गत नाटक का अभिनय किया जाता है। मंगलाचरण में क्या होता है, प्रार्थना करी जाती है मतलब कि दुर्गा जी की या गणेश भगवान की, लक्ष्मी माता की, सरस्वती माता की। मंगलाचरण मतलब भगवान की प्रार्थना करके किसी भी रचना को शुरू किया था, चाहे लिखने की बात हो चाहे वो नाटक की बात हो। ठीक है।
यहाँ तक कि आजकल के जो डीजे के लोग हैं या जो बैंजो के लोग हैं, कैसियो के लोग हैं, वो जब आते हैं शादी ब्याह में घर पे, सबसे पहले वो गाना या तो गणेश भगवान को कोई बताएंगे या मंगलाचरण कुछ बजाएंगे, जय ओम जय जगदीश हरे बजा देंगे, मतलब कुछ ऐसा बजाएंगे जो कि आपके भगवान से ही रिलेटेड होगा। यानी कि पहले सुमिरनी या पहले जिसको मंगलाचरण कहते हैं भगवान की प्रार्थना करेंगे। जैसे तुलसीदास जी ने रचना लिखी रामचरितमानस, तो उसमें मंगलाचरण आपको शुरुआत में मिलेगा संस्कृत में, वर्ण नाम अर्थ नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कर्तारो बंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वास्था स्वांता हस्तमीश्वरम। ठीक है, बंदे बोध में नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमा सिद्धो हिंग क्रोप चंद्रा सर्वर्त बंद थे। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा, क्या लिखा, इसी को बोलते हैं मंगलाचरण। ठीक है, आगे देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है, नाटक की मुख्य विशेषताएं बताएं। नाटक की कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है नाटक का कथानक या विषय वस्तु एक प्रसिद्ध कथा या सत्य घटना पर आधारित होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि इसका नायक जो होता है, जो हीरो होता है नाटक का, वो रमणीय गुणों से युक्त और प्रसिद्ध वंश में जन्मा हुआ कोई राजा या कोई दिव्य पुरुष होता है जो कि हीरो का भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसका नायक या जो हीरो होता है एक भद्र प्रकृति का होता है, भद्र माने अच्छी, अभद्र माने बेकार और भद्र माने अच्छा, तो भद्र प्रकृति का नहीं अच्छी प्रकृति का होता है। अर्थात मतलब नायक जो होता है दान देने वाला होता है, कृतज्ञ होता है, विद्वान होता है, कुलीन होता है, लक्ष्मीवान होता है, लोगों के अनुराग का पात्र होता है, रूप यौवन एवं उत्साह से युक्त होता है, तेजस्वी होता है, चतुर होता है, सुशील होता है, ज्ञानी होता है, वो होता है आपका नायक यानी हीरो। चौथी विशेषता है नाटक का विभाजन अंकों में होना चाहिए। इसमें अंकों की संख्या कम से कम 5 या अधिक से अधिक 10 हो सकती है, यानी कि नाटक जो सबसे छोटे होते हैं वो 3 अंक या 5 अंक के हो सकते हैं। हालांकि कम से कम अगर 5 अंक का नाटक है तो बढ़िया माना जाता है, लेकिन 3 अंक के भी नाटक लिखे गए हैं। यहाँ तक कि आधुनिक काल में 1 अंक के नाटक लिखे गए, एक एक अंक के, तो उनको एकांकी कहा गया। नाटकों में कई अंक होते हैं, कई दृश्य होते हैं, एक अंक में कई दृश्य भी संकलित होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, सीन जिसको बोलते हैं, दृश्य। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, मतलब पांचवा विशेषता ये है नाटक की कि नाटक में मुख्य रस एक ही होता है और वह श्रृंगार हो सकता है या फिर वीर रस हो सकता है। शेष सभी रस अंग रूप में अर्थात गौड़ रूप में पाए जाते हैं नाटक में। अंत में निर्वणन मतलब कि निर्हन संधि से अद्भुत रस होता है, मतलब होना चाहिए। छठा विशेषता यह है नाटक की कि अंक में क्रोध, प्रसाद, शोक और सापोत्सर्ग, विद्रोह, विवाह तथा संभाव्य अद्भुत वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। अंत में मतलब अंक में आप मतलब जो अंक में बटा तो उसमें चीज़ों को आपको मिलाना चाहिए। इसके अलावा सातवां अंक मतलब कथानक के स्वाभाविक विकास की दृष्टि से नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती। पहली बात बीज बिंदु, दूसरा पताका, तीसरी प्रकरी, चौथा कार्य और पांचवी एक प्रकार से मतलब कि कार्य तथा 5 कार्य अवस्थाएं। 5 कार्य अवस्थाएं जो होती हैं उनमें आरंभ, प्रयत्न, यत्न और प्रत्याशा, नियताप्ति एवं फलागमन होने ये सब चाहिए। ये सब कार्य अवस्थाएं होती हैं। 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, बीज बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कार्य व्यवस्थाएं, आरंभ, प्रयत्न, यत्न और प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। आठवां विशेषता है नाटक की, आठवीं विशेषता क्या है, आठवीं विशेषता है कि क्रमशः एक एक अर्थ प्रकृति के क्रमशः एक एक कार्य व्यवस्था के साथ होने वाले संयोग से 5 संधियाँ मुख्य, जैसे मुख, बीज प्लस आरंभ, प्रतिमुख, बिंदु प्लस प्रयत्न, गर्भ, पताका प्लस प्रत्याशा, विमर्श, प्रकरी प्लस नियताप्ति एवं निर्वहन यानी कार्य और फलागम, तो ये लास्ट में होता है। ठीक है, तो ये होती है विशेषताएं नाटकों की। कुछ चीज़ें जो आपको सरल लगे वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा, बाकी चीज़ों के बारे में मतलब 5 विशेषताएं 6 विशेषताएं आप लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। इसीलिए मैं तमाम प्रकार की विशेषताओं को बता दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ ध्यान जरूर रहेगा। यद्यपि नाटक में पताका और प्रकरी का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, पताका और प्रकरी का होना अनिवार्य नहीं है, इसीलिए गर्भ तथा विमर्श संधि में ये मतलब ये हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। नाटक की विशेषताएं हो गई ये। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 51 नंबर प्रश्न है। रिचर्ड्स ने अर्थ और भाव के संबंध में किन रूपों मतलब कि अर्थ और भाव के संबंध को किन रूपों में स्वीकार किया है, बताएं। तो रिचर्ड्स ने अर्थ और भाव के संबंध को बताते हुए उनके 3 रूप स्वीकार किए हैं। पहला है
जहाँ अर्थ ही भाव का बोधक हो। दूसरा है जहाँ अर्थ भाव की अनुकृति का सूचक हो। तीसरा है जहाँ प्रसंग विशेष के कारण अर्थ विभिन्न भावों का सूचक हो। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, तीन रूप होते हैं जो कि अर्थ और भाव के संबंध को बताते हैं। काव्य प्रेषक की इस प्रक्रिया को रिचर्ड्स के द्वारा 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार से है। पहली बात, मुद्रित शास्त्रों का नेत्रों के माध्यम से ग्रहण करना, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, नेत्रों के द्वारा प्राप्त संवेदनाओं से रिलेटेड बिंबों को ग्रहण करना, जो प्रतिबिंब है, छाया है, चित्र है, उसको ग्रहण करना। स्वतंत्र बिंबों का ग्रहण करना, विभिन्न वस्तुओं का जानकारी लेना, बोध कराना, भाषा अनुभूति, भाषाओं की अनुभूति करना, दृष्टिकोण को सामंजस्य स्थापित करना, जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं उनको सामंजस्य उसमें स्थापित करना। तो ये सब होते हैं काव्य प्रेषक की प्रक्रिया। ठीक है, इसको बांटा इन्होंने रिचर्ड्स महोदय ने, जो कि भाव और संबंध के बारे में, मतलब अर्थ और भाव के बारे में कुछ चीजें बताती हैं। आगे देखिएगा, 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचना की समीक्षा संबंधी सिद्धांत बताइए। मार्क्सवादी आलोचना संबंधी सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में जिसे प्रगतिवादी समीक्षा कहा जाता है, वही कार्ल मार्क्स से पूर्व थी, मतलब कि कार्ल मार्क्स से पूर्व भी थी, मतलब जो प्रगतिवादी समीक्षा थी वही। परंतु उन विद्वानों के विचार व्यवस्थित और सुनियोजित नहीं थे प्रगतिवादियों के, जैसे बेलिस्की, हर्जन, चरनी, सेबस्की, इसके अलावा ब्रा, ल्यूबीब, ये तमाम प्रकार के चिंतक हैं। इन चिंतकों ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मार्क्सवाद के जनक कार्ल मार्क्स ने इस विचारधारा को पल्लवित किया। एंजल्स ने मार्क्सवाद के सिद्धांतों की विस्तार पूर्वक विवेचना करी। कार्ल मार्क्स का साहित्य मूलतः आर्थिक विषमताओं से भरा पड़ा है, फिर भी उन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ स्थलों पर, कुछ जगहों पर साहित्य के बारे में भी विचार व्यक्त किया है। वैसे तो कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, परंतु राजनीति के क्षेत्र में उनका अधिक महत्व है। लेकिन साहित्यिक समीक्षा के लिए भी उसका, मतलब उनका संक्षिप्त परिचय जानना होता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो रहे हैं वो बेसिकली एक समाजशास्त्री के रूप में उनको आप देख सकते हैं, राजनीति शास्त्री के रूप में, यानी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में उनको आप जान सकते हैं। लेकिन चूंकि जब समाज में और राजनीति में जब परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है साहित्य में भी परिवर्तन होगा, और साहित्य पर प्रभाव इनका खूब पड़ा कार्ल मार्क्स का। ठीक है, डॉक्टर सत्यदेव मिश्रा ने मार्क्सवादी आलोचना को 4 आधारों में बांटा है। वो 4 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। दूसरी बात, ये सब मैंने आपको पढ़ाया भी है, सोशियोलॉजी में देख लेंगे। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या ऐतिहासिक भौतिकवाद जिसको आप कहते हैं, ये भी विचारधारा इन्हीं की, कार्ल मार्क्स की। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स का ही है, और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो ये 4 सिद्धांत इनके बड़े फेमस है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 53 नंबर, नई समीक्षा का नामकरण टिप्पणी करें। नई समीक्षा का नामकरण क्या है? नई समीक्षा के बारे में आप बताएं। नई समीक्षा हिंदी आलोचना में छायावादी और प्रगतिवादी यानी मार्क्सवादी आलोचना के पश्चात नई समीक्षा का उदय होता है। छायावादी आलोचना के तहत उच्च वासित भाव अभिव्यक्ति, इंद्रधनुषी कल्पना तथा मार्क्सवादी आलोचना में यथार्थवाद को महत्व दिया गया। एक ही तरह के काव्य से कवि और आलोचकों में निरस्ता के से काव्य लेखन में एक नई परिपाटी का जन्म हुआ। नई समीक्षा प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य नई समीक्षा से प्रभावित थी। पश्चिमी नई समीक्षा को न्यू क्रिटिसिज्म कह करके संबोधित किया गया था, जिसमें आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट और इसके अलावा टी ए ह्यूम जैसी अंग्रेजी आलोचकों द्वारा योगदान इसमें दिया गया। न्यू क्रिटिसिज्म में, नई समीक्षा में। पश्चिम में नई समीक्षा की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। टी एस इलियट ने निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिससे व्यक्तिनिष्ठता के स्थान पर वस्तुनिष्ठता के महत्व पर बल दिया गया था। भारत में 1942 से 1943 ईस्वी तक मार्क्सवाद के प्रभाव में कमी आ चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से मानव ने नए दृष्टिकोण से सोचना प्रारंभ कर दिया था, और इन सभी घटनाओं ने नई समीक्षा के सूत्रपात में योगदान दिया। नई समीक्षा के नामकरण की अगर बात करें, नई समीक्षा का जो नामकरण किया गया उसके बारे में अगर बात करें तो नई समीक्षा का नामकरण, नई समीक्षा प्रवृत्ति के नामकरण का सुझाव जे.ई. स्प्रिंगार्ड महोदय ने द न्यू क्रिटिसिज्म नामक शीर्षक से एक लेख लिखा। उसी में नई समीक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। जॉन क्रो रैनसम ने इस पद्धति को निश्चित स्वरूप प्रदान किया नई समीक्षा को, और इसकी पुस्तक लिखी द न्यू क्रिटिसिज्म। इसका प्रकाशन हुआ 1941 ईस्वी में न्यूयॉर्क में। इसके पश्चात एलन टेट, विलियम एम्पसन, क्लिंथ ब्रुक्स, फ्रैंक रेमंड लिविस,
जॉन फ्रैंक कार्मोड, ये तमाम प्रकार के विद्वानों ने इस दिशा में एक विशेष कार्य किया और इन्होंने काव्य और साहित्य पर आधुनिक युग में नई दृष्टि से विचार करने का काम किया। कुछ समीक्षक कॉलेज को इस परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं, परंतु आधुनिक युग में जॉन क्रो रैनसम, टी.एस. इलियट, आर.ए. रिचर्ड्स, ये लोग इस प्रवृत्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं नई समीक्षा के। तो ये बात ध्यान रखें, नई समीक्षा के विद्वानों में कौन कौन व्यक्ति हैं? जॉन क्रो रैनसम, टी.एस. इलियट और आर.ए. रिचर्ड्स, ये लोग बड़े फेमस हैं। अच्छा, कॉलेज भी इनमें शामिल है, ये बात ध्यान रखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न, यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियां बताइए। यथार्थवादी साहित्य की प्रवृत्तियां कौन कौन सी भाई? किसी भी रचना की प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह निर्णय लिया जाता है कि इसे आदर्शवाद की श्रेणी में रखा जाए या यथार्थवाद की कोटि में। सामान्यतः एक यथार्थवादी रचना निम्नलिखित प्रवृत्तियां रखती है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया था, ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन से हुआ था, तो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ पर चर्चा ना ही करेंगे, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। यथार्थवादी रचना जो होती है जिसमें हूबहू सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। यथार्थवादी रचना में वर्तमान का चित्रण अतीत और भविष्य की अपेक्षा ज़्यादा होता है, यानी कि वर्तमान की जो चीज़ें हैं उसको ही बताया जाता है, ज़्यादा अतीत और यानी भविष्य और भूत की बातें ज़्यादा नहीं की जाती हैं। दूसरी बात, यथार्थवादी इस समस्या में नहीं पड़ता है कि क्या होना चाहिए, अपितु वह जीवन का मतलब कि जीवन क्या है उसका उत्तर देता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जीवन की असंगतियों, कटुताओं और विषमताओं का चित्रण यथार्थवादी रचनाओं के द्वारा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में ही, तो आप देख लीजिएगा उसको। क्लियर? आगे देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैंने यथार्थवाद के बारे में बता दिया है, पूरा का पूरा प्रश्न मैंने शुरुआत में ही बताया है, तो डबल हो जाएगा, इसीलिए आप दूसरा देखें। 55 नंबर प्रश्न, नई समीक्षा की विकास यात्रा कब से शुरू हुई? नई कहानी की बात कीजिए। नई समीक्षा तो मैंने अभी भी बताया आपको। नई कहानी की विकास यात्रा 20वीं शताब्दी की छठे दशक यानी कि 1960 के बाद से शुरू होती है। 1955 में कहानी पत्रिका का प्रकाशन होता है और जिसमें प्रकाशित होने वाली कहानियाँ जो होती हैं परंपरागत कहानियों से कुछ अलग दिखाई पड़ती हैं। कथ्य और टेक्निक दोनों की ही दृष्टियों से बाद में इन कहानियों को 1955 से 56 के आसपास नई कविता के तर्ज पर नई कहानी कहा जाने लगा। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी से चित्रित किया गया तथा वह काल्पनिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होने पर भी अपने आसपास के जीवन की कहानी सी जान पड़ती थी। जो नई कहानियाँ हैं, आप नई कहानी को पढ़ेंगे लगेगा हमारे यहाँ की ही कहानी है। पहली बात तो ग्रामीण अंचल की कहानियाँ लिखी जाने लगी। दूसरी बात, नगर बोध की कहानियाँ यानी कि नगरों से रिलेटेड कहानियाँ लिखी जाने लगी। यथार्थ बोध की कहानियाँ लिखी जाने लगी। यौन समस्याओं का चित्रण करने वाली कहानियाँ लिखी जाने लगी, ठीक है, और व्यंग प्रधान कहानियाँ लिखी जाने लगी। तो इस तरीके से कई सारी कहानियाँ लिखी गई जो इन सभी मुद्दों पर थी। जो वर्तमान के मुद्दे होते थे उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रख करके कहानियाँ लिखी जाती थी। छठे दशक के शुरुआत में हिंदी कहानी में ग्रामीण अंचल यानी अंचल माने होता है गांव जो होता है वही, तो ग्रामीण कहानियाँ, आंचलिक कहानियों में फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ बड़ी फेमस रही हैं, तो उन्हें पाठकों को विशेष रूप से आकृष्ट किया। इन कहानीकारों में शिव प्रसाद सिंह, मार्कंडे, फणीश्वरनाथ रेणु इनके नाम प्रमुख हैं। इन कहानियों में गाँव की तस्वीर साफ सुथरे रूप में उभरी है। आर पार की माला, मुर्दासराय, इन्हें भी इंतजार है जैसी कहानियाँ शिव प्रसाद सिंह के संकलनों से प्राप्त हुई जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। तो वहीं पर आप मतलब मार्कंडे जी ने महुए का पेड़ नामक कहानी लिखी, भूदान कहानी लिखी, हंसा जाय अकेला माही, ये सब कहानियाँ लिखी और ये सब कहानी संकलन है, ठीक है। कई सारी कहानियाँ इन पुस्तकों में शामिल है। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियों में आंचलिकता तो एकदम से उभर करके सामने आती है। लाल पान की बेगम आप पढ़ें, तीसरी कसम कहानी पढ़ें, या फिर आप देखें पंचलाइट कहानी पढ़ें, तो इन सभी कहानियों में आपको ग्रामीण अंचल के बारे में जानकारी विशेष तरीके से मिलती है। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, रस के भेद बताइए। रस के 9 प्रकार होते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट ने 9 रस बताए हैं रस के। पहला रस है श्रृंगार रस, दूसरा रस है हास रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है रौद्र रस, पांचवा है वीर रस, छठा है भयानक रस, सातवां है विभत्स रस, आठवां है अद्भुत रस, नौवां है शांत रस। प्रत्येक रस की निष्पत्ति में अनुभाव, विभाव और संचारी भावों का संयोग होता है, अलग अलग होता है। तो आपको बता दूं रस की उत्पत्ति कैसे होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग आदि रस निष्पत्ति यानी अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर के जो है रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, आप जानते होंगे इसके बारे में। हास रस में जो है शीस पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में,
ठीक है, यानी हँसी वाली जो चीज़ें होती हैं, हास रस, ठीक है। और हास रस का स्थायी भाव हास होता है, श्रृंगार रस का जो है एक प्रकार से आप देखते हैं रति, ठीक है। करुण रस में आप देखते हैं शोक होता है, करुण रस की भाई शोक बिकल सब रोम हिरानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारा। तो इस तरीके से जहाँ रोना धोना पड़ा हो, करुण रस होता है वहाँ पर। रौद्र रस, जहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा एक प्रकार से इसे खूब ज़्यादा रौद्र रूप धारण कर ले, भगवान शंकर का रौद्र रूप तीसरी आँख खोलते तो उस समय, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। वीर रस, कोई वीरतापूर्वक बातें कि सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि जो है अभिमन्यु जिस समय लड़ने जाता है तो उस समय अपने मतलब लोगों से बताता है कि मामा तथा निताज से समर में डरता नहीं। तो सारी चीज़ें बताता है और भी इसके कई जो है काव्य पंक्तियाँ थी, ठीक। मतलब कि वीर रस के बारे में कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, और इसके अलावा और भी सुकुमार मत जानो मुझे, मामा तथा निस्ताज से समर में मतलब समर में डरता नहीं, ऐसे मतलब है पंक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त पंक्तियाँ हैं। तो बी रस के उदाहरण देती हैं और भी तमाम प्रकार की पंक्तियाँ हैं बी रस के उदाहरण को लेकर के। भयानक रस होता है, यहाँ पर कुछ भयानक चीज़ें आपको मतलब होती हैं। विभत्स मतलब जैसे कि विभत्स रस मतलब जहाँ पर आपको घिनौना टाइप का कुछ लगे तो वो। अद्भुत रस होता है, इसी प्रकार से शांत रस होता है। क्लियर। आगे देखिए, रस की निष्पत्ति में अनुभाव विभाव और संचारी भावों का संयोग होता है, अलग अलग होता है अलग अलग रसों में। 57 नंबर प्रश्न है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो काव्य में रस का संचार शब्द शक्तियों से ही होता है। यहाँ शब्दों का विशेष महत्व होता है। शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग किया था ताकि जो है उसका अर्थ अलग अलग निकले। काव्य भाषा में वाक्यों की रचना इस बात का सूचक होती है कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण, प्रसंग, कवि आशय के अनुसार हुआ है। भाई कौन सा प्रकरण चल रहा है, किस प्रसंग की बात हो रही, कवि का मतलब क्या है, इन सभी को ध्यान में रख करके सब शक्तियों का प्रयोग होता है। कवियों की कृतियों में शब्दों के अनेक अर्थ ढूंढने की प्रथा उचित नहीं है। देखना यह भी चाहिए कि कवि ने शब्दों का प्रयोग कर जिन अभीष्ट अर्थों को रखना चाहा है उनमें वह कहाँ तक सफल हुआ है, ये इंपॉर्टेंट होता है। कि भाई आप अगर जबरदस्ती किन्हीं शब्दों को ला करके उस पर ठोक रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार होता है, एक प्रकार का अर्थ का बोध यानी जानकारी कराने में शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्यों में किसी ने इसे शक्ति और किसी ने वृत्ति का नाम दिया सब शक्तियों को। आचार्य मम्मट व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग इन सब शक्तियों के लिए किया। मुख्य रूप से ये शक्तियाँ या सब शक्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं जो शब्दों को एक प्रकार चमत्कारिक बनाती हैं। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना। अभिधा में जो चीज़ें सीधे सीधे बताई जाती हैं वो समझ में आ जाती हैं। लक्षणा और व्यंजना में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसका अर्थ वो नहीं होता है। प्रत्येक प्रत्येक शब्द अर्थबोधक या अर्थव्यंजक होता है हुआ करता है। और काव्य भाषा में विवेचन के में इन्हीं शब्दों का शक्तियों मतलब इन्हीं सब शक्तियों का प्रयोग जो है किया जाता है और इनकी इन्हीं शक्तियों का मूल्य आंका जाता है। शब्द शक्तियाँ जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ठीक है। तो इनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये हो गई आपके सब शक्तियों के बारे में कुछ बातें, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे भी और चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मॉडल पेपर आपका मतलब यह महासंग्राम वीडियो हो गया। एक मॉडल पेपर भी मैंने दिया हुआ है और एक मॉडल पेपर मैं और दे दूंगा और भी मॉडल पेपर आते रहेंगे आपके समय समय पर। तो आपकी कल की परीक्षाओं के लिए आप ये देख लिए हैं तो आपका रिवीजन हो गया है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे 1.5 घंटा लगभग आप लोगों ने दिया जिसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। बाकायदा हमने बारीकी से इन सभी प्रश्नों को समझ लिया है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो ये पेपर नंबर 1 का महासंग्राम वीडियो है। पेपर नंबर 2 का भी महासंग्राम वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।